तो नमस्कार बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर। आज का जो ये वीडियो है, हम लोग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कर रहे हैं। वी आर डूइंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी कि पीछे जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है उन इक्वेशंस को, मतलब जो कुछ वेलोसिटी पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, उन सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग उठा करके अब हम लोग डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग उससे कुछ फॉर्मूलाज निकाल के लेके आएंगे और उसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो चलते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए। तो लेट्स कम अलोंग विथ मी। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या क्या है। लेट्स, टाइटल तो हमारा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ी। तो स्पीड और वेलोसिटी के लिए अगर हम इक्वेशन की बात करें, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात कर लें हम। तो स्पीड के लिए हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अच्छी तरीके से आपको मालूम है। बट हियर एक्चुअली वी हैव जस्ट सेड दैट दिस इज डिस्टेंस और नीचे क्या है, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम। सो इफ यू गो फॉर अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो आप क्या कहोगे। हम लोग ना, बहुत सारे लोग, ऑल द टीचर्स ऑलमोस्ट, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाइम हो गया, और स्पीड को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला बना हमारे लिए, u is equal to s upon t, और you can write s is equal to ut। एंड अगर वेलोसिटी की बात करें तो वी नो दैट दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप ना ऐसा मत कहना कि सर ये सब कुछ पढ़ा था आपने, रेट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लास्ट में आप उसी फॉर्मूले पे आ गए। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हम उधर की तरफ चलेंगे। सो दिस वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है। वी नो हियर इट इज टोटल डिस्टेंस, ऐसा लिखा, और यहाँ टोटल टाइम लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एवरेज स्पीड बन गया। व्हाट इट बिकम, एवरेज स्पीड। ओके, और ये एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो ये एवरेज स्पीड इज वर्किंग एज अ व्हाट, दिस इज वर्किंग एज अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में आपने एवरेज स्पीड निकाल लिया, तो अगर उस पॉइंट से, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले और वो कांस्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड के बराबर है, तो भी वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखना होगा। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, u is equal to s upon t, where what is s, where s is the distance and u is the speed and t is the time। अब यहाँ पे u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और वी कैन से इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ये एक पहलू है जो आपको पहले समझना होगा। u is equal to s upon t या s is equal to ut, where u is what, एवरेज स्पीड आपने निकाला है। मतलब बॉडी भले अलग अलग स्पीड से गई हो, बट वो पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में आपने एवरेज स्पीड निकाल लिया, और उस एवरेज स्पीड को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ये s आ जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई वांटेड कि आपके दिमाग में अच्छे से जाए। दिस इज वन। एंड नंबर 2 पॉइंट इज दैट दिस वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So what is this here, net displacement, और ये क्या है, total time, this is what। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं या डायरेक्शन निकाल रहे हैं या दोनों निकाल रहे हैं। तो हमारा अभी फोकस, चूंकि हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि दो ही डायरेक्शन होगा, तो एक पॉजिटिव वेलोसिटी होगी या नेगेटिव वेलोसिटी होगी, तो हम लोग प्लस माइनस से काम चला लेंगे। दैट इज व्हाट वी नो अबाउट इट, ये पीछे हमने पढ़ रखा है। सो हियर आई वुड लाइक टू से दैट कि अभी आपका जरा फोकस इस जगह पे सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे हो। तो ये क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हुआ, टोटल टाइम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, s अपॉन टाइम, दिस s अपॉन t, एंड ये क्या बन गया, वेलोसिटी। तो यहाँ इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में किस बात का अंतर है, कुछ खास नहीं। ये फर्क तब होएगा जब एक बॉडी, जरा ध्यान से देखना, सपोज कर लो कोई बॉडी, यहाँ पे इस फॉर्मूला को समझा रहा हूं मैं। सपोज कर लो कोई बॉडी पॉइंट 0 से यहाँ से इधर ट्रेवल कर गई 1, फिर कहाँ आ गई 2, फिर आ गई 3, और फिर लौटते समय 2 पे आई, फिर 1 पे आई, फिर 0 पे आई, फिर वो -1 पे आ गई, और फिर -2 पे आ गई। तो अब अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, तो क्या हुआ, आप नेट डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, लाइक 2 और -3, फिर ये नेट डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, और दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे,
तो अब वो क्या आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट को आपने माइनस में रख दिया तो ये वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। माइंड यू, अगर आपने इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात की तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा और अपॉन टाइम रखना पड़ेगा। अगर आपने वेलोसिटी को वन डायमेंशनल मोशन के अंदर वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, अगर आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट को प्लस और माइनस साइन के साथ डायरेक्शन के साथ रखा तो यहाँ पे वेलोसिटी भी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। सो बी केयरफुल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। वी, इसको यूज भी लिखा जा सकता है, सो इसको यू भी लिखा जा सकता है। हमने यहाँ वी रखा है वेलोसिटी के लिए और यू हमने यूज कर लिया स्पीड के लिए। मतलब ये एक छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, बट इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन राइट एनीवन, बट आपको समझ जो है आपके दिमाग में है और आपको समझना पड़ेगा कि क्या बात है। सो इफ दिस इज वेलोसिटी, यू नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन वन स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में इसके दो डायरेक्शन हो सकते हैं, तो वेलोसिटी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, और फिर उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट भी प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर ये प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू एस टी जो लिखा हुआ है, ये कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में, ये भी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अगर आप ये लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, तो इसमें v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, और इट मे बी कांस्टेंट वेलोसिटी, और इट मे बी कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आई। सो पहले इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में दोनों, हम इसको एस इज इक्वल टू वी टी, कुछ लोग यहाँ यूटी भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने ये एवरेज स्पीड या कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम किया तो ये डिस्टेंस आ गया, और ये एवरेज वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम किया तो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो नोटेशन दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने सेम रखा हुआ है, और यहाँ पे हम एरो नहीं ला, वी आर नॉट पुटिंग एरो, व्हाई, बिकॉज हमने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में खूब अच्छे से समझ लिया है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, प्लस माइनस होगा। हम एरो प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, एरो की जरूरत नहीं होगी स्ट्रेट लाइन के केस में। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन के केस में पढ़ रहे हैं, तो ये हमने रिजल्ट बना लिया। इसको जनरलाइज भी करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ जो काइनेमेटिक्स है इसको बाद में जनरलाइज भी करेंगे कि अगर वन डायमेंशन के अलावा किसी और डायमेंशन में होगा तो क्या करेंगे। तो पहले हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमने इसको ऐसे नोट कर लिया। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। So this v is equal to s upon t, s is equal to vt, this s is what, ये s क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ध्यान से समझना है इस बात को। ये s क्या है, this s is what, distance, this s is distance, okay, and this is average speed। यहाँ पे ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये नेट डिस्प्लेसमेंट और ये टोटल डिस्टेंस है। ये फॉर्मेट में ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी भी ये हो सकती है दो टर्मिनल के बीच में, और उस दो टर्मिनल एवरेज, जिन दो टर्मिनल के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाला आपने, उसमें उतना ही जो उन दो टर्मिनल के में टाइम लगा वो टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उन दो के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। तो ये बेसिक बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी। मैं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से आपके दिमाग में डालने के लिए आई विल जस्ट पुट वन सिंपल क्वेश्चन। इनको डालने के लिए, आपके दिमाग में और अच्छे से बिठाने के लिए एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। लुक एट दिस हियर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल वन की बात करते हैं। व्हाट इज दिस लाइक? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करी, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइट, going forward and coming backward, जाती है और लौट के आ जाती है। So let's see, this is the place, ये यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, दिस इज आवर ओरिजिन, ये पोजीशन है, और वो यहां से +1, फिर +2, फिर +3, और ये फिर +4 पे जाके रुक जाती है, और फिर वहां से लौट के आती है, फिर वो आती है -1 पे, और ये -2 है हमारा, ये -1 है और ये -2 पे, यहां तक आती है। तो और ये सब मीटर में, दिस इज इन मीटर, ये मीटर में। अगर बॉडी O से स्टार्ट की, t = 0 था यहाँ पे, यहाँ आते आते उसको सपोज करो t = 2 सेकेंड लग गया, फिर जाते समय यहाँ पे आने में उसको t = 5 सेकेंड लग गया, मतलब t = 0 पे थी, फिर t = 2 पे यहाँ पे थी,
फिर यहाँ आते आते उसको टाइम क्या लग गया, 5 सेकंड लग गया, यानी कि t इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर यहाँ आते आते उसका टाइम हो गया t इज इक्वल टू 6 सेकंड। ये मैंने दिखा रखा है O, this position I name it A, this is O, and this position I name it B. A body is traveling in a straight line going forward and coming backward. जा रही है फॉरवर्ड और फिर वो लौट के यहाँ पे आ रही है, यानी कि O से A गई, फिर A से O आई और O से B आ गई, बात खत्म। आपको इस क्वेश्चन में कोई स्पीड और वेलोसिटी पहले से नहीं दे रखा है। नाउ आपसे पूछा जा रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, राइट, और दूसरा एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ओके जी, इसको हम B कर देते हैं और इसको A कर देते हैं, ये बोला गया निकालने के लिए। इसमें पहला पार्ट बोला गया निकालने के लिए t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक, और दूसरी बार बोला गया t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक निकालना। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। ओके, या एक काम करते हैं, t इज इक्वल टू 0 टू 6, और एक तीसरे पार्ट को भी हम लोग ले लेते हैं, दैट इज t इज इक्वल टू 0 से टू t इज इक्वल टू राइट, दिस इज 0, ये 2 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। सपोज कर लो मैं इस जगह पे जब वो लौट के आ रही है तो ये टाइम, ये वाली जगह t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है बच्चा लोग, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। तो 0 पे है, 2 सेकेंड पे है, 4 सेकेंड पे वो इस जगह पे है, 5 पे यहाँ पे, 6 पे यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0 टू 4 सेकेंड। सेम यहाँ भी हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5, फिर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6, एंड थर्ड दैट इज t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। ये हमें पार्ट करना है। चलो, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग धड़ाधड़ आंसर निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट्स टेक दिस कलर एंड सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका निकालते हैं एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड निकालते हैं, क्या होएगा भाई। सो आपको 0 टू 5 सेकेंड, तो 0 t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ थे और 5 सेकेंड में लौट करके आप यहाँ आ चुके हैं। यू हैव गॉन लाइक दिस एंड यू हैव रिटर्न लाइक दिस। ठीक है जी, आप रिटर्न हो चुके हैं, फिर ऐसे जा चुके हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे थे और t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पे हैं। तो इस बीच में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दिस इज 4, दिस इज इन मीटर ना, +1 +2 +3 प्लस आपने लिखा हुआ ये मीटर में है। सो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 मीटर, और यहाँ तक आने में कितना ट्रेवल किया आपने, 4 मीटर, और तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 8 मीटर। सो यू से दैट 8 मीटर और डिवाइडेड बाय हाउ मच, 5 सेकेंड। सो दिस इज 8/5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई। दैट्स ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बॉडी O से A जाए और A से B आए, O से A जाए और A से B आए, और इस बीच में उसका कांस्टेंट स्पीड हो, क्या, 8/5 मीटर पर सेकेंड, क्या 8/5 मीटर पर सेकेंड, यानी 8/5 मीटर के स्पीड से वो जाए, तब भी वो जाए और ऐसे लौट के आए, तब भी वो 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ जाकर के और यहाँ आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, आ जाएगी ना। तो आपने 0 और 5 ये दो टर्मिनल लिया, इस दो टर्मिनल के बीच में आपने एवरेज स्पीड निकाला, और अब बोला कि अगर वो यहाँ से यहाँ जाके और यहाँ आने में हर वक्त 8/5 मीटर पर सेकंड की अगर स्पीड रखे, तब भी वो 5 सेकंड में यहाँ आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। इसका मतलब ये क्या बन गया, 8/5, 0 और 5 के बीच का कांस्टेंट स्पीड मान के चला जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई। यस। अब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 6 की बात करें, तो इसकी अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो ये क्या निकल के आएगा, तो भाई 0 पे आप यहाँ थे और 6 पे आप यहाँ पे हैं, तो ये 4 मीटर इधर गए और 4 मीटर इधर गए, 8, और फिर 2 मीटर इधर चले गए, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आ गया जी, 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का एवरेज स्पीड जो निकल गया है 2 मीटर पर सेकेंड निकल गया है, और यहाँ से यहाँ के बीच का एवरेज स्पीड क्या है, 8/5, 8/5 बोले तो 1.4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में 1.6 मीटर पर सेकंड आया और इसके बीच में 2 मीटर पर सेकंड आया, ये एवरेज स्पीड निकल गया। तो ये एवरेज स्पीड मैं बता चुका हूं कि आप जिन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज स्पीड निकाल लिए, अब अगर बॉडी उस बीच में कांस्टेंट स्पीड जो एवरेज स्पीड निकाला उस रेट से जाए, तब भी वो उतना डिस्टेंस उतने टाइम में ट्रेवल कर लेगा ना। ये बात अब आपके दिमाग में चली गई होगी। और 0 टू 4 की बात करें, तो 0 से 4 का मतलब यहाँ पहुंचे आप, तो 4 मीटर गए और यहाँ से 1 और 1 2 मीटर ऐसे आ गए, 6 मीटर। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे,
एवरेज स्पीड आप निकालोगे, बोलो ओके 6 मीटर डिवाइडेड बाय हाउ मच सेकंड 4, सो दिस कम्स आउट 1.5 मीटर पर सेकंड। निकाल दिया जी। इसका मतलब अगर 0 to 4 के बीच का एवरेज स्पीड 1.5, 0 to 6 के बीच में 2 मीटर पर सेकंड, 0 to 5 के बीच में, ये निकाल दिया आपने रिजल्ट। एनी डाउट? नो, नहीं होना चाहिए। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने गए तो तुम कहोगे सर इसमें क्या खास बात है? It's a very simple question. Why you have brought this question over here and why you are wasting my time? No, I'm not wasting time. मैं आप जो छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हो जिससे कि आपसे क्वेश्चन बाद में सॉल्व होना मुश्किल हो जाता है, मेरा काम है उसी छोटी छोटी चीज को आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठाना विथ लॉट ऑफ एग्जांपल, सो दैट कि आप उस गलती को करने के लायक ना रहें। Is that okay? You should win over those mistakes. So find average velocity. अब 0 to 5 की बात करें तो 0 से 5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया जी? नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया? सो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है and 0 upon that 5, that is 0 मीटर पर सेकेंड। और इसके बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालें, यहाँ की एवरेज वेलोसिटी निकालें तो ये क्या निकल के आएगा जी? तो सर 0 to 6 की बात करें तो यहाँ से यहाँ जाने में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? -2, और टाइम कितना लगा? 6, यानी कि -1/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, -1/3 मीटर पर सेकेंड आ गया जी। और 0 to 4 की बात करें तो 0 से 4 के बीच में आप यहाँ पहुंचे तो ये कितना 4 और ये 2 आ चुके तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2। सो दिस एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? दैट कम्स आउट 2 + 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच सेकंड? दिस इज 4 सेकंड। सो दिस इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कैसे है? पॉजिटिव है। अब ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है और जो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन प्लांट किया है, इन दोनों रिलेशंस को आप अच्छे से देखिए। अगर मैं ये कह रहा हूं कि 0 to 4 के बीच में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाए, 1.5 मीटर पर सेकंड से जाए, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकंड से जाए और 1.5 मीटर पर सेकंड से यहाँ तक आए, तब भी वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना कि वो अलग अलग स्पीड से गया होगा। यही मीनिंग है ना भाई? ये आपने निकाल दिया, ओके। तो इसका मतलब कि अगर आप एस इज इक्वल टू, यानी कि इफ यू यहाँ से देखो कि ये 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एस आएगा, ये यू बना और ये टी बना और ये 1.5 क्या बना? कांस्टेंट स्पीड बना, जो कि एवरेज स्पीड था। क्लियर हो गया पॉइंट? यस। नाउ हियर इफ यू लुक एट दिस, कि इस बीच में यहां से जाकर और यहाँ आना डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। इसका मतलब अगर ये बॉडी इतने सेकंड तक नहीं ट्रेवल करती, कोई वेलोसिटी नहीं होता, तब भी इतने सेकंड बाद वो कहाँ होती? वहीं पे होते। मीनिंग समझ में आ रही बात? यस। लेकिन जब ये निकालने जा रहे हो तो ये आपका माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि क्या जरूरी थे ऐसे ऐसे सब करने के लिए? वो सीधे सीधे -1/3 मीटर पर सेकंड से जाती, -1/3 से जाती, तब भी उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टोटल टाइम यहाँ 6 सेकंड लगा तब भी उतना ही लग गया। यस। सो नाउ द पॉइंट इज, आप देख रहे एवरेज वेलोसिटी माइनस में भी आ रहा, प्लस में भी आ रहा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सो व्हाट आई सेड हियर कि ये जो फॉर्मूला है S = VT, ये V क्या है? ये अगर एवरेज वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ये क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट है। ये नेगेटिव हो सकता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। यस। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, या ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, और यहाँ पे ये स्पीड है, ये प्लस ही रहेगा। ये मतलब प्लस और माइनस में से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये प्लस ही रहेगा तो ये प्लस ही कहने का मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये नहीं कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, नो, इसका मीनिंग है कि इसका डायरेक्शन ही नहीं है। तो ये सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो देयरफॉर इट इज हैविंग नो डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज देयर, और ये फिर न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस का देगा। मेरे ख्याल से मैंने इन दो पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने इस पॉइंट को रखा, मैं ये जो जहाँ पे इस पॉइंट पे जो मैंने स्ट्रेस किया है, इसको मैं इसलिए यहाँ पे इतना स्ट्रेस देके पढ़ाया हूँ ताकि मैं इसको यूज कर सकूं आपको आगे किसी चीज को डिराइव करने में। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए, तो मैं इसको जरा बॉक्स में रखता हूं आपके लिए। एक बेसिक फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है जी, और एक बेसिक फॉर्मूला आपके लिए ये हो गया। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूले आपने समझ लिए, जिसमें यहाँ पे किस जगह पे क्या मीनिंग है वो आपने अच्छे से समझ लिया है कि अगर हमने वेलोसिटी का, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इतनी बात आप समझ लो। ओके, तो क्या सर ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है? भाई इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, जो 3 इक्वेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कहते हैं। ऐसा लोगों को
मालूम है कि अगर वही v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, बस सिर्फ यही 3 फार्मूला अगर हम सीखेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कहलाएगा। ऐसा मानना गलत है, क्योंकि ये सब के सब क्वेश्चंस जो हैं काइनेमेटिक्स में यूज होते हैं, मतलब मोशन को स्टडी करने में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मोशन के कारण की बात नहीं हो रही है। मोशन जब हो रहा है, उस मोशन को स्टडी जब बिना कारण के करते हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, और उसमें हमें हर तरीके के इन फार्मूले की जरूरत होती है। इसलिए मैं इन सबको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कहना पसंद करूंगा। हाँ, अलग बात है कि आपको स्कूल के एग्जाम में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करें तो आप वही 3 कट एंड पेस्ट कर दीजिए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आपके दिमाग में ये सब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के नाम पे दर्ज होना चाहिए। दिस 2 पॉइंट्स इज क्लियर, दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर, और ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी समझ लिया आपने। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी से जो मतलब था वो हमने निकाल लिया। चलो जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेज नंबर 3 पे। लाओ लुक एट दिस हियर। तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है एक्सेलरेशन का। थर्ड वन इज फॉर एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन में हमने सीखा है? एक्सीलरेशन में हमने क्या सीखा भाई एक्सेलरेशन से? तो जिस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, आपको मालूम है कि ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट था और अपॉन डेल्टा टी था, ये डेल्टा डिस्टेंस था अपॉन डेल्टा टी था। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी कुछ, क्या हम एक्सेलरेशन को v अपॉन टी लिख दे? अच्छा नहीं लगता। तो वी नो दैट एवरेज एक्सेलरेशन, कौन सा? एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय what? Given by a is equal to, that is a average, that is delta v upon delta t. You know this is velocity. आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि ये वेलोसिटी है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बहुत अच्छे से समझना है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इट इज नॉट चेंज इन स्पीड, इट इज नॉट चेंज इन स्पीड, इट इज नॉट चेंज इन स्पीड। ये फिर से रीएनफोर्स कर दिया मैंने आपको यहाँ पे, इट इज नॉट चेंज इन स्पीड। ये डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी है, और ये एक्सेलरेशन है। अब अगर हमने ऐसे लिखा तो आपको मालूम है दिस a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब आपको ये पता है, आपको ये अच्छे से पता है कि ये जो v2 है, ये v1 है, ये t2 टाइम पे वेलोसिटी है, ये t1 टाइम पे वेलोसिटी है, और ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ये क्या है? वेक्टर है। व्हाट इज इट? वेक्टर। ये भी क्या है? वेक्टर है। ये भी क्या है बेटा? वेक्टर है। ये आपको सबको पता है कि ये वेक्टर है, राइट? मैंने एक केस बताया था आपको कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए, ऐसे जाए ऐसे ट्रेवल करे, और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, मतलब सिर्फ जाती जा रही, लौट के ना आए, तो इस केस में जो वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे होएगा, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होएगी वो उस जगह का स्पीड होएगा। यस। तो एक खास स्थिति में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड बन जाता है। कब? वो खास स्थिति कब है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड बन जाता है। अदरवाइज वेलोसिटी और स्पीड अलग रहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। क्या मैंने बोला? वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, velocity magnitude becomes equal to speed if there is motion in a straight line and without changing direction. Motion in straight line without change in direction. ये सब बात पढ़ाई हुई है, फिर भी मैं आपको रीएनफोर्स करने के लिए बता दिया। अब अगर इसके बावजूद भी भूलेंगे तो आप बहुत गलत कहलाएंगे। I mean, आपको ध्यान रखना होगा। मेरी कोशिश ये है कि आप फौलाद बन जाएं फिजिक्स में, और इसीलिए ये मेहनत हो रही है आपके लिए, आपके साथ साथ। और जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, उनके लिए ये है कि आप बेटा लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 सब देख के आओ, तब जाकर के आप यहाँ पे मजा आनंद प्राप्त कर पाओगे। तो इट इज अ वेक्टर, ये है वेक्टर, ये है वेक्टर।
तो हमने एरो क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में प्लस माइनस से हम उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने एरो नहीं लगाया। ओके, बात क्लियर हो गई। सो सी वेक्टर है। अब जब हमने ऐसे लिख दिया तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v2 को v लिख दें और v1 को u लिख दें और t2 माइनस t1 को t लिख दें? ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज कर लो v2 t2 टाइम को हमने t मान लिया, t2 टाइम को क्या मान लिया t, और v2 को क्या मान लिया v, और t1 टाइम को क्या मान लिया 0। सो लेट्स सी, ऐसे लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, जब t 0 है, t 0 है तो वेलोसिटी क्या है जी? वेलोसिटी u है। सो जीरो पे जो वेलोसिटी है इसको क्या कहना चाहिए हमें? इनिशियल वेलोसिटी। तुम कहोगे ये सब हम लोगों को मालूम है सर। मुझे मालूम है कि आपको कितना मालूम है, इसलिए आप जरा धैर्य से सुनिए और समझिए। तो t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी u तो 0 पे है इसलिए उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और t इज इक्वल टू t पे, मतलब एक टाइम हो गया, तो फिर उस टाइम पे ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा? दिस वेलोसिटी इज v। तो आप इसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। क्यों फाइनल? क्योंकि टी टाइम पे इनिशियली ये है और टी टाइम जैसे खत्म होता है तो आपकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो मैंने t इज इक्वल टू 0 पे आपने ये u कह दिया और इसको आपने v कह दिया। तो ये नोटेशन भी आप यूज कर सकते हैं, और इसको अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो? v माइनस यू बाई टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो यू नो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या है? टाइम। तो मैं जरा आपको यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और इंटू ए लिखा हुआ है, अगर मैं इस रिजल्ट को एक कलर यूज करता हूँ खास, और उस कलर को यूज करते हुए मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, राइट, इस रिजल्ट को आप थोड़ा मैनिपुलेट करके यहाँ लेके आइए। और कैन यू राइट दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी? क्या ऐसे लिख सकते हो आप? यस और नो? भाई यहां से ये भी मतलब निकलता है। यू नो दिस डेल्टा वी इज लाइक, आपको ये पता है कि ये जो डेल्टा वी है ये चेंज इन वेलोसिटी है, दैट्स अ सेपरेट इशू। लाइक माय आइडिया इज कि आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे ए क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन, और डेल्टा टी क्या है? टाइम टेकन है। तो कैन वी राइट दिस ए इंटू टी और डेल्टा वी को वी लिख दें, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन गया बेटा, लाइक एस इज इक्वल टू यूटी, यहाँ पे ये स्पीड था, ये एवरेज स्पीड था, सॉरी ये डिस्टेंस था, ये एवरेज स्पीड था इनटू टाइम था। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये मालूम है कि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, मतलब जो फाइनल टोटल डिस्टेंस है और जो इनिशियली कितना था 0, उसके बीच का जो गैप है ये टोटल डिस्टेंस है, यानी कि ये डेल्टा है, चेंज इन डिस्टेंस है। और ये क्या है? चेंज इन टाइम है। और ये क्या है? वो एवरेज है, कांस्टेंट है। ये क्या है? चेंज इन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? चेंज इन टाइम है। और ये उसके बीच का क्या? एवरेज वेलोसिटी है। तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? सो v इज इक्वल टू एटी भी लिखा जा सकता है। वह ये लिखने का मतलब क्या हुआ? दिस v रिप्रेजेंट्स व्हाट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 और फाइनल क्या होगी v। सो v माइनस 0 इज v, यानी कि दिस इज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है हमारा? दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और क्या कह सकते हैं? अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकता है और उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं इस बीच में। यानी कि ध्यान रखना कि कहीं पे v इज इक्वल टू एटी का फॉर्मूला मिले तो ये मत समझ लेना कि ये, राइट, v इज इक्वल टू एटी का फॉर्मूला मिले तो ये मत समझ लेना कि ये t टाइम बाद की ये वेलोसिटी है। ये t टाइम बाद की वेलोसिटी नहीं है, ये t टाइम के इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज है। हाँ, t टाइम बाद ये वेलोसिटी तब बनेगा जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो, और फाइनल v होगा तो v माइनस 0 v हो गया और t माइनस 0 t हो गया। तो ये ध्यान होना चाहिए कि जब हम ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे तो t लिखा हुआ है मतलब वो t माइनस 0 है, v लिखा हुआ मतलब v माइनस 0, क्योंकि a एवरेज एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब ये हमने बेसिक जो पढ़ा था हमने उसको रिकैप किया। अब यहां से एक इक्वेशन निकालने की जरूरत है, ये तो समझ लिया आपने यहाँ पे। तो मैं अब अगर इसको ऐसे लिखूं अगले पेज पे ले जाकर के, लुक a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यस कैन आई राइट?
हाँ बिल्कुल, इसको लिखा जा सकता है। एंड क्या यहाँ से v माइनस यू को a इंटू टी लिख सकते हैं? यस। और क्या यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख सकते हैं? बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है, ये तो आपने कहां से पढ़ा था? ये तो बेसिक एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, वहां का डेफिनेशन है, और आपने उसी को क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गया जी। और अब ये क्या कह रहा है? व्हाट डज इट से? दिस इज सेइंग दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट? t स्टार्ट होने के t टाइम, यानी कि ये t क्या है? डेल्टा t है, यानी कि इसकी सही शक्ल बताएं तो क्या है? u, और ये क्या a, और ये क्या है? डेल्टा t। ये इसकी सही शक्ल है बेटा, दिस इज द राइट, यानी कि डेल्टा t ये टाइम इंटरवल है। थोड़ा और इसको लिखें, u एंड a, और इसको t2 माइनस t1 लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि t1 टाइम पे u वेलोसिटी थी, t2 टाइम पे ये वेलोसिटी थी, और ये उनके बीच का एवरेज एक्सेलरेशन है। तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि आप कहीं इसको इंटरप्रेट करने में, इसको समझने में आप गलती ना कर लो। और आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो गलती नहीं करूंगा, तो ये अगला लेक्चर जो होएगा, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, आप देख लीजिएगा कि आपको इसके कॉन्सेप्ट के समझने में कहीं गलती हो रही होगी, और उसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर आप समझ गए होंगे तो बिंदास आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो क्वेश्चन ही आपका लिटमस टेस्ट है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया नहीं आया। बट मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि दिस टी इज व्हाट लिखा ऐसे गया, टी इज व्हाट डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब दिस, ऐसे समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, ये रिजल्ट आ गया। इसको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना के, बाय दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो हम लोगों ने अभी तक कितने रिजल्ट पढ़ लिए? हमने 1 2 उधर पढ़ा, इसी को हम 3 कह देते हैं, और इसी 3 का फॉर्मेट चेंज करके हमने क्या बना दिया? 4 बना दिया। ये 3 रिजल्ट बन गया, ये 4 रिजल्ट बन गया। यही रिजल्ट मैंने पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, द सेम रिजल्ट इज बीइंग रिटन हियर, राइट? सो दिस इज व्हाट, तो 3 एंड 4 ये रिजल्ट हो गया। अब आप इस 4 के फॉर्मेट, ये 4a कह दो, मतलब फॉर्मेट हो गया इसका, ये 4b कह दो, आप इस फॉर्मेट में जैसे चाहो आप रख लो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि दीज आर द फॉर्मेट्स। 4a ऐसे लिख लो, या 4b ऐसे लिख लो। रिजल्ट आ गया जी, आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। ठीक है जी, एक रिजल्ट आपने एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से निकाल लिया। कोई पूछे कि ये रिजल्ट कैसे डिराइव हुआ, तो अगर कोई आपसे बोले कि इसको डिराइव करके दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? वी नो दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दिस, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। और फिर आप ऐसे चेंज करके, यानी ये स्टेप लिखो, फिर ये स्टेप लिख दो, फिर ये लिख दो, और ये रिप्रेजेंट कर दो, और फिर आप सीधा सीधा यहाँ पे आ जाओ, ऐसे लिख करके आप यहाँ बना दो, ये प्रूव हो गया। यस, ऑलराइट, दिस वी डन। अब मैं आपको, हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ना है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ना है। आपने नोटिस किया है कि आपको जो टीचर, यहाँ पे ये मैं बता रहा हूँ, आपके जो टीचर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ाते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको डिराइव करना होता है। तो इसको डिराइव करने के लिए क्या कहते हैं? डिराइव करने के लिए, डिराइव करने के लिए क्या कहते हैं? वी नो दैट, वी नो दैट, इसको डिराइव करने के लिए एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। मेरा सवाल है कि डू यू रियली नो दैट कि ये होता है? बोले कि हाँ सर ये एवरेज वेलोसिटी है। तो क्या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने ये पढ़ा है? क्योंकि सर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करने में वो इसको यूज करते हैं, दे यूज दिस, बट हाउ डू यू नो दैट कि ये आया कैसे? हो सकता है आप जानते हो, बट मैक्सिमम लोगों को मैं देखा है मैंने अपने 30 इयर्स लॉन्ग करियर में कि उनको ये पता नहीं होता कि ये कैसे आया। हो सकता है वो 9th में पढ़े हो, बट इतना जल्दी भूल जाते हैं कि उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठता ही नहीं। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर आप कहते हैं इसको, या एवरेज स्पीड कह देते हैं आप, तो आपको एवरेज का लिए ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने तो पढ़ाया नहीं है, वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। बेसिक फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, तो ऐसा कैसे पढ़? तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट, इसको समझाने जा रहा हूँ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्क, यानी कि इस वर्क को हमें अच्छे तरीके से समझना है, और इस वर्क को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं अब आपके साथ आगे बढ़ूंगा, राइट? सो हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दिस नाउ। तो अगले पेज पे मैं आपको ले जा करके, राइट, अगले पेज पे ले जा करके पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। सो प्रूव दिस, ये देखो, टू प्रूव दिस, राइट, सो लाइक टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। S is equal to u plus v by 2 into t.
दो रिप्रेजेंटेशन होंगे। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो यू और वी दोनों का डायरेक्शन सेम होएगा, और फिर उस केस में यू स्पीड बन जाएगा इनिशियल स्पीड, वी इन फाइनल स्पीड बन जाएगा, और एस डिस्टेंस बन जाएगा। मैंने बताया स्ट्रेट लाइन मोशन and no change in direction, and no change in direction, no change in direction, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, ठीक है बात। तो ये u क्या बनेगा, इनिशियल स्पीड बन जाएगा, लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप इनिशियल वेलोसिटी कह दो, लेकिन उस इनिशियल वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं स्पीड, और v को क्या कह देंगे, फाइनल स्पीड कह देंगे, फाइनल स्पीड कह देंगे, राइट। और s को क्या कह देंगे, डिस्टेंस कह देंगे, टोटल डिस्टेंस कह देंगे। They can say it, but this is a very limited interpretation. No, this is a limited interpretation. What I said, ये interpretation कैसा है बेटा, limited interpretation है। This is limited interpretation, यानी कि किसी खास केस में ये मीनिंग निकलता है जी, इंटरप्रिटेशन लिमिटेड इंटरप्रिटेशन है। बेटे बात समझ में आई। तो इन जनरल इंटरप्रिटेशन क्या है यहाँ पे, तो इन जनरल ये क्या है जी, ये है डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। एंड व्हाट इज दिस, फाइनल वेलोसिटी। And what is this t? What is this t? This t is what? This t is time interval. किसके बीच में, इनिशियल और फाइनल के बीच का। ये इंटरप्रिटेशन, हमें ये प्रूव करना है कि ये होता है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए ना, पहले आपका ध्यान इसके प्रूफ से हटा करके एक एग्जाम्पल पे रखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल उतना ही पुराना है जितना साल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। So look this, what example is, suppose कर लो you all are studying in a very 11th class के बच्चे होंगे आप, या 12th के होंगे, और मे बी ड्रॉपर होंगे आप। तो सपोज कर लो आज से 40 साल बाद, चलो 50 इयर्स बाद, यानी कि अभी जितने साल के आप हो उससे 50 इयर्स बाद, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं मैं, आपका ध्यान यहां से हटा करके जनरल एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूं, और उस एग्जाम्पल को इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उस एग्जाम्पल से जो मैसेज निकलेगा वो यहां हमारा काम कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो मैं एग्जाम्पल कह रहा हूं कि सपोज कर लो आपकी जो भी अभी उम्र है, मीन्स यू आर आइदर 11, 12th पास, और जो भी बच्चे हैं आप, सपोज कर लो अभी से 50 इयर्स आफ्टर, 50 साल बाद, यू हैव अ डॉटर जिसको मैरिज करनी है, आपके डॉटर की शादी करनी है। मतलब 50 साल बाद आपकी एक डॉटर है जो 20-22-25, आपकी एक डॉटर है जो 20 साल की हो चुकी है, और 22 साल की हो गई है, 30 साल की हो गई है, उस डॉटर की शादी करनी है। तो आपको अपने डॉटर की शादी करनी थी, और आप लड़के देख रहे थे हमारे इंडियन सोसाइटी में, मतलब आप, यू आर द लकी फादर दैट यू हैव टू फाइंड, लकी फादर और लकी मदर दैट यू हैव टू फाइंड पेयर फॉर योर चाइल्ड। सो लेट्स सी दैट। तो सपोज कर लो आपने 4 लड़के ढूंढ लिए। हाउ मेनी बॉयज, 4 बॉयज, और उन 4 बॉयज को ढूंढ करके, मतलब उन चारों में से किसी एक को फाइनल करना था। आपने 4 लड़के ढूंढे और चारों लड़कों को फाइनल कर लिया, यानी कि जो भी क्राइटेरिया था, और फाइनल करने के बाद अब उस 4 में से किसी एक को फाइनल करना है। तो उस 4 में से एक बच्चा था ए, दूसरा बच्चा है बी, और तीसरा बच्चा है सी। हम चलो 4 के बजाय 3 का एग्जाम्पल लेते हैं। 3 लड़के थे, तीन लड़के फाइनल किए आपने फाइनल राउंड में, और उन तीनों में से लेट सपोज इस बंदे का, यानी कि उनका आप इनकम देख रहे हैं, व्हाट यू आर वाचिंग, उसका इनकम देख रहे हैं। सपोज करो एवरीथिंग इज फाइन, नाउ फाइनली यू आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एंड लुक व्हाट कम्स, व्हाट एग्जांपल आई एम पुटिंग हियर। सपोज करो ये बंदा ऐसा है कि डेली 100, आज से 50 साल बाद की बात हो रही है, 100K डेली कमाता है, 100K डेली कमाता है, ऐसे। दिस इज डेली इनकम फॉर दिस पर्टिकुलर फेलो, 100K का। ये जो बी है, ये पहले दिन कमाता है 250K, नेक्स्ट डे कमाता है, सॉरी ये 250 नहीं, मैं इसको 50 रख दिया, 50K रख दिया। नेक्स्ट डे कमाता है 0, देन ही अर्न्स 120
one like 225 के 50k कमाया, फिर 225k कमाया, and then he comes out like here वो 125k कमाता है, यानी कि फर्स्ट डे उसकी 50k इनकम है, सेकंड डे 0k इनकम है, नेक्स्ट डे ये 225k कमाता है और फिर नेक्स्ट डे ये ऐसे कमाता है। ये इस बच्चे का कमाने का तरीका। Now there is another guy who earns some money like this, 25k, then 75k, then 125k, and then 175k, 125k and 175k। ये बच्चा ऐसे कमाता है। So आपके पास 3 लड़कों का प्रोफाइल था, बाकी सब कुछ सेम था, बट इनकम पे आप जाके स्टक कर गए हैं और इनकम उनका कुछ इस तरीके से पर डे का ऐसे। अब आप सोचो बीइंग अ मदर और बीइंग फादर कि इसमें से ए को चूज करोगे, बी को चूज करोगे और सी को चूज करोगे अपनी डॉटर के लिए, किसको सेलेक्ट करोगे आप इस इनकम प्रोफाइल को देखकर? आई डोंट थिंक कि आप में से कोई एक प्रीफर करेगा बी को। मोस्ट ऑफ यू विल प्रीफर ए, दिस इज मोस्ट प्रीफर्ड। कुछ आप में से ऐसे होंगे जो थोड़ा एडवेंचरस टाइप के रिस्क, मतलब जो ये देख रहे होंगे उनको लग रहा है कि अभी आगे भी बढ़ेगा, तो आप में से कुछ लोग इसको चूज कर सकते हैं एंड कुछ लोग इसको चूज कर सकते हैं। ऑल राइट, मेरा ध्यान आपका इस एग्जाम्पल पे लेके जाना था। आपने इस वाले को सबसे ज्यादा प्रीफर क्यों किया? क्योंकि ये कांस्टेंट इनकम थी एवरीडे, तो तुमको पता था कि ऑलमोस्ट ऐसा ही होएगा आगे भी। और हो सकता है कि यहाँ मैंने 3 लोगों को टिक किया, कुछ लोगों ने यहाँ 2 हो सकता है, और हो सकता है कि ये सबसे ज्यादा प्रीफर्ड हो। ओके, देयर इज अ ऑलवेज इंक्रीजिंग, दैट कुड बी द सिचुएशन। और हो सकता है कि आप सिर्फ ये पिकअप करो, मतलब इसके चांसेस बहुत कम है। एनीवे, आपको गौर करने लायक बात ये है कि आप भले जो ये देखो, लेकिन ये 4 दिन में ये, अब मैं ये एग्जाम्पल दे चुका, अब मैं आपका ध्यान इस एग्जाम्पल से उठा करके अपने सब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा। जरा इस बच्चे का एवरेज इनकम निकालते हैं। तो 4 दिन में इसने कितना कमाया? 400k। तो पर डे की इसकी एवरेज क्या हुई? तो एवरेज पर डे क्या है? एवरेज पर डे इसका कितना आया? 100k। इसका भी 4 दिन का इनकम जोड़ो, सो दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट 100k। और ये कितना आ रहा है? इसको भी जोड़ दो, ये भी कितना आया? 100k। सो एवरेज इनकम पर डे तो तीनों का क्या है? सेम है। बट स्टिल यू फाइंड that either this one is suitable or this one is suitable, you are not preferring this. Okay, मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दे दिया। मेरा आपकी डॉटर की शादी कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सिर्फ आपको इस एग्जाम्पल पे फंसाए रखने के लिए ये बात कही। अब जरा यहाँ देखिए कि आप अगर कोई चीज कांस्टेंट चल रही है तो एवरेज कैसे निकला? जो कांस्टेंट है वही एवरेज है। अगर कोई चीज ऐसे ट्रेवल कर रही है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, if there is some constant 5 5 5 5 5 5 5 को 5 टाइम्स ऐड करो और फिर एवरेज निकालो, 5 ही आएगा। सो नाउ द आइडिया इज दैट कि ये जो रिजल्ट आपने देखा कि जब समथिंग इज मूविंग कॉन्स्टेंटली, सपोज करो ये स्पीड मान लेते, राइट, या इसको एक्सेलरेशन मान लेते, कुछ भी ऐसा मान लेते। अभी हम स्पीड पे आपका ध्यान लेके जाएंगे। तो अगर स्पीड मान लेते आप, तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से जाते, एवरेज स्पीड क्या होगा? सेम। और कोई बड़ा रैंडम ट्रेवल कर रहा है, तो अब आप क्या, इनका तो सबका डाटा आपने सेम ऐड करके और डिवाइड कर दिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके आपने कुछ ऐसे निकाला। लेकिन जब अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो उसका एवरेज ये हो गया। यहां आपने सारे को सम करके, यानी कि आप इसको देख करके बता सकते थे, बट इसको देख के नहीं बता सकते थे, आप इनको सबको सम करना पड़ेगा और फिर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और तब जाकर के ये निकलेगा। Here you cannot see the data and can tell that what is the average. Here you can see the data and you can tell what is the average. Can you tell here what is the average? हाँ, आप यहां भी बता सकते हैं एवरेज, बट इसके लिए आपको इन चारों को सम करने की जरूरत नहीं है। You are listening me? यहाँ एवरेज निकालने के लिए आपको, जैसे यहाँ इनका एवरेज निकाले कि चारों को सम करके फिर 4 से डिवाइड करना है, यहाँ जरूरत नहीं। क्यों? यहाँ देखो एक कांस्टेंट इंक्रीज है, 25 और 75 के बीच में 50 का गैप, 75 और 125 के बीच में 50 का गैप, अगेन 50 का गैप। तो जब कोई चीज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती है, या इधर से देखो तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है, इफ यू लुक तो ये क्या है? इंक्रीज का। आई शुड से इफ यू लुक दिस वे, व्हाट इज इट? इंक्रीज। ये इंक्रीज है, राइट। और अगर इधर से देखें तो ये क्या हुआ? डिक्रीज है। तो अगर आप इसमें देखें
तो आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल ले लीजिए, दो डाटा ले लीजिए, 25 और 175, कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 100। यू आर गेटिंग इट। तुम कहोगे सर 4 हुआ तब ना, अगर 6 10 20 डाटा होगा तब भी आप इनिशियल और फाइनल ले लीजिए और उसको सम करके 2 से डिवाइड कर दिए, तब भी क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा। मैं आपको एवरेज लेने के 3 सिचुएशन दिखा रहा था। एक, जब कोई चीज कांस्टेंट है तो एवरेज कांस्टेंट आ गया, कोई चीज रैंडम है तो भैया उन सारे डाटा को सम करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा से एवरेज निकाला। और अगर कोई डाटा ऐसा है कि उसमें एक कांस्टेंट इंक्रीज है या किसी दूसरे नजरिए से देखो तो कांस्टेंट डिक्रीज है, तो उन सबको सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा करने की जरूरत नहीं है। आप इनिशियल और फाइनल ले लीजिए और उन दो डाटा को सम करिए और डिवाइडेड बाय 2 करिए, तब भी उस पूरे का एवरेज आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? यस। अब जरा गौर से देखिए बेटा, तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगी, क्या कहा मैंने? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगी, जैसे मान लो कि ये वेलोसिटी मान लो, या इस, ठीक है जी, एक्सेलरेशन की बात करें तो स्पीड कहना ठीक नहीं लग रहा, वेलोसिटी कहेंगे। तो सपोज कर लो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। अब अगले पल क्या हो गया, 1 सेकंड बाद 75 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। फिर अगले पल कितना हो गया, 125 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। फिर कितना हो गया, 175 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। तो अगर वेलोसिटी में एक कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा है, तो वो चेंज कैसा है भाई? कांस्टेंट चेंज है। यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होएगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को सम करिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन। आपको ये बात समझ में आई? सो व्हेन अ बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस इट्स वेलोसिटी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे केस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका और भी है। क्या? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सम करिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज वेलोसिटी पक्का सही आएगा। बट शर्त क्या है कि उन दो के बीच में एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना जरूरी है। इज दैट ना? सो हमें ये प्रूव करना था, तो ये इसका प्रूफ कैसे निकलेगा? तो लेट्स सी, आई एम टेकिंग यू टू द अनदर पेज। ये एग्जांपल तो आप अच्छे से समझ में आ गया। सो वी नो दैट we know that if body travels, the body travels with constant acceleration, body travels with constant acceleration, body travels with constant acceleration, then average velocity between two terminals, between two terminals, कोई भी दो टर्मिनल मान लो, between two terminals can be found by u plus v by 2 average velocity, right? Where u फर्स्ट टर्मिनल पे इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब जो टर्मिनल के लिए इनिशियल वेलोसिटी, इंटरवल जो भी आपने बिटवीन टू टर्मिनल्स, मतलब एक टाइम इंटरवल की बात है, बिटवीन टू टर्मिनल्स मतलब टाइम इंटरवल आपने ले लिया। तो टाइम इंटरवल होगा तो एक इनिशियल टाइम होगा और एक फाइनल टाइम होगा, उसके बीच का टाइम इंटरवल। तो इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, राइट? u प्लस वी बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। और हमें क्या मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट था, डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसी कॉन्सेप्ट को उठा के डाल देते हैं। तो वहां पे हमने क्या कह दिया कि नाउ देयरफॉर s कैन बी रिटन एज दिस एवरेज वेलोसिटी और इनटू एवरेज वेलोसिटी इनटू दिस टाइम। तो अब ये s क्या हो गया? u प्लस वी बाई 2 इनटू टाइम। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होएगा? दिस इज वन, लाइक वी नो दैट ए बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ बॉडी ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब जाके ये होगा। यानी कि जो ये रिजल्ट आपने ड्राफ्ट किया यहाँ पे, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2, दिस इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ, दिस इज ट्रू only in case of
कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा होगा तभी आप इस रिजल्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब आपके पास कितने रिजल्ट हो गए? मैंने बताया था यहाँ पे कि आप इसको 3 मान लीजिए और ये 4 मान लीजिए। अब मैं इस रिजल्ट को 5 नाम दे देता हूं। आई कॉल इट दिस इज रिजल्ट नंबर 5, राइट? ओके, ये हमारे पास है, बट ध्यान होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि जो आप यहाँ पे कहते थे वी नो दैट, अब समझ में आई ये वी नो दैट में क्या छुपा हुआ था, कितनी इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है, उसको समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को आपको सामने रखा ताकि आप थोड़ी देर इस पे अटके रहिए, फिर यहाँ से मतलब की बात निकाली और फिर मैंने आपको यहाँ पे डाल के समझा दिया। ओके, नाउ दिस रिजल्ट इज वेल अंडरस्टूड बाय अस। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये टी टाइम इंटरवल है, यू पे जो टाइम है और वी पे जो टाइम है उसके बीच का ये डेल्टा टाइम है। तो इसका दूसरा फॉर्मेट अगर लिखना होगा तो आप u प्लस वी बाई 2 इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये समझ में आना चाहिए, ये 5a यानी कि 5 का दूसरा फॉर्मेट है, सेम रिजल्ट। इज दैट ओके? नाउ अब हम आगे चलते हैं, तो अगले पार्ट पे, अगले इक्वेशंस की तरफ चलने के पहले, तो ये रिजल्ट हमने कर लिया। अब हमसे कहा जा रहा है टू प्रूव क्या, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसमें ए क्या है जी? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो लिखेंगे हम लोग वी नो दैट when body travel with constant acceleration, बार बार समझना है दिमाग, body travels with constant acceleration, then s can be written as u plus v by 2 into t, लिख सकते हैं, ये t डेल्टा t है, and v is equal to u plus at, and we know that, and just for while hardly 20 seconds, yes, so I choose this, and we know that क्या v is equal to u plus at। ये कब होता है बेटा? ये इसमें a क्या है? व्हाट इज दिस a? ये a क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है ना, और एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान सकते हैं उस इंटरवल के लिए, यानी कि इसमें जो a है वो एवरेज एक्सेलरेशन है और उस डेल्टा t के लिए हम उसको कांस्टेंट मान करके ट्रीट कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी में, a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या उन t के स्टार्ट होने पे और t के खत्म होने के बीच का एवरेज एक्सेलरेशन है, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ठीक है, वी नो दैट दिस, ये होता है। तो इस डाटा को उठा करके हम इसमें डाल देते हैं, राइट? सो यूजिंग दिस इक्वेशन इन 5, ये इक्वेशन नंबर 5 है, यूजिंग दिस इक्वेशन इन 5 में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब क्या आ गया? एस इज इक्वल टू यू, वी के जगह पे क्या रख दिया? यू प्लस v के जगह पे क्या रख दिया? u प्लस एटी रख देते हैं हम लोग, u प्लस एटी रख दिया हमने, और नीचे क्या कर दिया? 2 रख दिया, और अब t रख दिया। ये t पता है ये टाइम इंटरवल है, मैंने दिखा रखा 4a 4b में, यस। तो अब ये रिजल्ट क्या है जी? 2u, और ये क्या हुआ? 80, और यहां मल्टीप्लाई हुआ t और डिवाइडेड बाई 2। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया? 2ut और 80 स्क्वायर और बाई 2। तो अब ये सॉल्व होके क्या आया? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी आपके पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट किस केस में अप्लाई होएगा बेटा? व्हाट इज द कंडीशन टू मेक इट अप्लाई? तो ये अप्लाई तब होएगा जब एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये हमारा इक्वेशन 6 हो गया, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये इसका लिमिटेशन है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब जाके आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ये बात समझ में आ गई? अब हम एक और रिजल्ट की तरफ चलते हैं, राइट? सो लाइक अगर हमसे कहे टू प्रूव दिस, मैं आपको ना ये लॉजिक भी सिखाऊंगा कि फॉर्मूला पहले आया था या
डेरिवेशन पहले आया था। क्यों, कैसे सोचे कि ये प्रूव करना, हाउ समबडी थॉट कि ये फॉर्मूला होगा। कुछ नहीं करना बेटा, बेसिक इंफॉर्मेशन लिया गया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसमें अलग अलग हम डालते गए कि आप ये करते जाओ। आप ये मत सोचो कि ये प्रूव करना है, आप इसमें आप मैनिपुलेशन करते जाओ तो ये आ गया ना भाई। तो इसको एक अलग फार्मूला हो गया। क्यों अलग हो गया, व्हाई इट इज द डिफरेंट, मैं बताऊंगा ये समराइज करते समय लेक्चर। तो ये पॉइंट समझ में आ गया हमारे को। तो अब हमसे कहा गया कि ये प्रूव करो। टू प्रूव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूव करना। तो ठीक है, अब हम फिर से कहेंगे वी नो दैट s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। कब, बताओ कब, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। when acceleration is constant, यही कह रहे थे ना आप। ओके, सो when acceleration is constant then only। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ v माइनस यू मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग v माइनस यू बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, v माइनस यू इंटू एस, v माइनस यू एंड दिस इज u प्लस v बाई 2 इंटू टी, ऐसे रख दिया। अब मैं ये t को यहां रख देता हूं और इस 2 को इधर लेके जाता हूं, तो ये क्या बना, 2v माइनस यू, नीचे t एंड दिस इज s एंड दिस इज, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। और v माइनस यू बाई टी क्या है, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन उस t इंटरवल के अंदर। so that is 2as and that is v square minus u square। so finally ये रिजल्ट हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, but this is the format what we wanted to prove। so this is v square minus u square। आप पढ़ रहे होंगे ना, लाइक मेरा v लिखने का तरीका और u लिखने का तरीका कभी कभी बच्चों को सेम दिखाई देता है, बट यू अंडरस्टैंड दिस इज शार्प एंड थोड़ा ये राउंड होएगा। so this v square is equal to u square plus 2as। तो ये आपने जो रिजल्ट बनाया है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट बनाया आपने, दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आपने बनाया या ये जो बनाया, राइट, दिस इज व्हाट, ये फॉर्मेट अलग अलग है बट बात तो समझ में आ गई ना आपको। सेम रिजल्ट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 फॉर अस और ये 7a मान लो ना। तो एक तरीके से हम लोगों ने 6 भी पढ़ लिया और ये 7 भी पढ़ लिया, ये रिजल्ट आ गया 7a। मैंने कहा मतलब इसको इस फॉर्मेट में रख लो आप। तो क्या ये इस फॉर्मेट में याद रखना है, अरे भाई नहीं, आप ये रखो यहां से तो आप ये कर ही लोगे, बट दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। इतनी बात समझ गए। ये भी कब अप्लाई होगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो आप जरा देखिए, अभी तक आपने जो इक्वेशंस पढ़ लिया, अब मैं 2 इक्वेशंस, यहां तक तो आपने पढ़ रखा होगा, अब 2 इक्वेशन जरा और करते हैं। लेट्स गो फॉर अनदर 2 इक्वेशंस to prove what, s is equal to vt minus half a t square, vt minus half a t square, ये रिजल्ट। so फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, we know that हम वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं कहीं से, यहां से भी ये प्रूव करके दिखा सकते हैं, इस रिजल्ट से भी, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और हम इस रिजल्ट को यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, आइदर वे। तो आपने देखा होगा कि सारे टीचर्स यहां से प्रूव कर लेते हैं, दे डू इट लाइक दिस, यहां से रिजल्ट प्रूव करके दिखाते हैं। थोड़ा आप उल्टा चल लीजिए, थोड़ा मतलब नए तरीके से सीख लीजिए। वी नो दैट, ये तो हो सकता है कि आपको पढ़ाया भी ना जाता, तो वी नो दैट एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं दोनों करके दिखा दूंगा, राइट। और फिर सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो u को आप क्या लिख सकते हैं, v माइनस ए टी लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ u की जगह पे रख दीजिए, ये क्या आ गया, v माइनस ए टी और इंटू टी और फिर हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब ये अगले स्टेप में क्या बन गया, वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट हियर। ओके, सो ये रिजल्ट आपने लिख लिया, आ गया आपके पास, दैट्स अ फॉर्मेट यू वांटेड। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से प्रूव करना चाहते हो, लाइक
we know that what s is equal to u plus v by 2 into t. तो आपने ये प्रूव करने के लिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रूव करने के लिए v को क्या रखा था, u प्लस एटी रखा था. अभी आप यहां रख दीजिए, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस एटी, therefore u can be written as v minus 80. अब यहां रख दीजिए, therefore s is equal to what, v minus 80, all right, plus v and now t divided by 2. तो ये क्या बन गया बेटा, 2vt और माइनस 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो ये रिजल्ट क्या आ गया, vt माइनस हाफ एटी स्क्वायर. आप ऐसे भी लिख सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड very properly. So whatever it is, idea is that ये result जो है हमारा, this is the format 8. ये हमारा equation 8 हो गया, 8 या 9, 8 7, yeah, this is 8 form. Is that okay now? ये result भी हमने कर लिया. अब एक और result हम लोग देखेंगे, which is very very important. But मैं उस result पे लाने के पहले आपको जो अभी तक रिजल्ट पढ़ा है हमने, उसको एक जगह पे लाके खड़ा करना चाहेंगे. सो लेट्स समराइज फर्स्ट. अगला एक रिजल्ट बाकी है, उसको हम बाद में रखते हैं. सो सी व्हाट यू हैव लर्नड हियर. हमने बात स्टार्ट की 1 2, यस देख रहे हैं आप, एंड देन दिस इज 3. ये वाला जो फॉर्मूला इसको आप 3 मान लीजिए. फिर मैंने इसको बोला आप ये 3 मान लीजिए, दिस इज 4. And then this is 5, this result is 5, and then 6 यहाँ पे, and this is 7 here you have done, and the 8 we have done right now here. तो इन सब को at a glance रब कर दिया. So look at this here. So पहली बात हमारे को ये समझ में आई है, that is distance is equal to speed into time. Speed into time. हमें पता है ये एवरेज स्पीड की बात हो रही. दूसरी बात हमने ये सीखी, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि ये नेट की बात हो रही है, इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ये बेसिक हमने 2 सीख लिया. थर्ड हमने क्या सीखा, दैट ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन, और यू कैन राइट v माइनस यू बाई टी माइनस 0, समथिंग लाइक दिस. फोर्थ, अब हम इसी को अलग फॉर्मेट में बना के लेके आए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. फिर हमने यहां से ये जो लिखा हुआ था एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो एक खास कंडीशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मालूम हो, तो एवरेज वेलोसिटी को हम u प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं इसको. तो ये इसी फॉर्मूले का एक नया अवतार हो गया, u प्लस वी बाई 2 और इसके बीच में टाइम. And then we did it what? फिर हम लोगों ने बोला ओके s is equal to ut plus half at स्क्वायर लिखा हमने. s is equal to ut plus half at स्क्वायर लिखा, राइट. और फिर हमने क्या किया, v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर प्लस 2as लिखा. और फिर हमने क्या लिखा, s is equal to vt minus half at स्क्वायर, राइट. अब इसमें से कितने इक्वेशन है जिसमें एक्सेलरेशन शामिल है? दिस वन, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी. ये 5 फॉर्मूले पे गौर करिए. ये बहुत बेसिक डेफिनेशन से, ये कहां से आए थे? डेफिनेशन से. दिस थ्रू आर फ्रॉम डेफिनेशंस. ये कहां से आए? दिस 3 आर फ्रॉम डेफिनेशंस, से आए हैं. और ये क्या किया आपने, यहां से ये निकाला और फिर आपने ये इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड किया और फिर ये आपने डिराइव कर दिया. ये जो इक्वेशंस हैं, जरा आप इस पे गौर करिए. जब कोई बॉडी मोशन कर रही होगी तो आप, और उसका कॉज नहीं पढ़ना, यानी कि काइनेमेटिक्स पढ़ना है, तो काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम. दिस इज व्हाट यू कैन टॉक अबाउट इट. तो अब यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी खास कंडीशन में वो स्पीड डिस्टेंस भी बन जाएगा. और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी खास कंडीशन में वो बता रखा है वो स्पीड भी बन जाएगा. तो आप जरा देखो कि काइनेमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो उन सब का जिक्र यहाँ पे है. एस यू वी ए एन टी, एस यू वी ए एन टी. व्हाट इज दिस? एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, कोई वी क्या फाइनल वेलोसिटी के, इनिशियल और फाइनल के बीच में ये क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इनके बीच का एवरेज एक्सेलरेशन कह लो, और ये टी क्या है उनके बीच का टाइम है। तो अब कोई बॉडी मोशन में होएगी और आप उसका कॉज नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ उसका स्टडी करना चाहते हो कि उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या, तो आप यही पढ़ोगे ना भाई। तो इन सारी बातों को हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो ये 5 वेरिएबल हमें पढ़ने होते हैं। तो इस 5 में से 4 का, ये 1 2 3 4 5, इस 5 में से 4 का हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखो जी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला बना है, इसमें एस गायब है, इसमें कौन एब्सेंट है, एस। एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी में कौन एब्सेंट है, ए। वो अलग बात है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में है ये फॉर्मूला, बट यू नो दिस इज नॉट विजिबल हियर, ओके। इसमें कौन एब्सेंट है, इनमें देखो तो v एब्सेंट है, तो चलो भाई हमने v को एब्सेंट कर दिया। यहाँ पे देखो जी कौन एब्सेंट है, टाइम, और यहाँ कौन एब्सेंट है, u। मैंने आपको बताया था कि हमने इन 4 से फॉर्मूला बनाया, और देयर आर 5, तो चार को मिलाकर फॉर्मूला बनाया था। तो हर ऐसा फॉर्मूला बना कि हर में से किसी एक को हम एब्सेंट कर दे। तो एब्सेंट करके जब हमने इसको मैनिपुलेट किया तो इस तरीके के फॉर्मूलाज आ गए। अब इन फॉर्मूलाज को हम लोगों ने डिराइव करना भी सीख लिया। मैंने इसमें आपको समझाया क्या कि देखो बेटा, इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि उन कॉन्सेप्ट्स के जरिए आपने ये निकाला। सो व्हाई ओनली दिस मेनी फॉर्मूला, बिकॉज 5 वेरिएबल थे और 5 में से 4 का हम फॉर्मूला बनाना चाहते थे और फिर एक मिसिंग करके निकाल दिए। जैसे मैंने ये लाइन कही, किसी के दिमाग में एक बात आई क्या कि सर ऐसा कर सकते हैं कि 3 का लेकर के फॉर्मूला बनाया, 2 को मिसिंग कर दें? बिल्कुल नहीं। आप 2 को मिसिंग करके आप फॉर्मूला कैसे बनाओगे? वो तभी होगा जब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, एक्सेलरेशन 0 हो गया। और फिर एस इज इक्वल टू यूटी, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू यूटी, एक्सेलरेशन 0 है जी, और फिर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यू जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा वेलोसिटी, तो वी आएगा नहीं और एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो एस इज इक्वल टू, तो फिर तो यही फॉर्मूला बनेगा, फिर यही बनेगा। तो गेटिंग इट? यस। यहाँ पे भी 4 आ गए, यानी कि 3 का तो बस यही 2 फॉर्मूला बनेगा ना जी, क्या एक्सेलरेशन को 0 करना पड़ेगा। तो गेटिंग इट? और कुछ लोग कहेंगे कि सर ये इसको v इज इक्वल टू ए टी लिख दें, यानी कि डेल्टा वी ए और टी लिख दें, यानी कि डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर दिया, ए लिख दिया और टी रख दिया, और सर अब देखो इसमें से किसको गायब कर दिया, एस को गायब कर दिया। हाँ, और डेल्टा वी में तो फिर डेल्टा वी क्या है, यू और वी है, तो आपने गायब नहीं किया, इनफैक्ट वो यही चीज है। यू गॉट इट नाउ? तो 3 का फॉर्मूला तो आपने बस यही बन सकता है जब एक्सेलरेशन 0 होगा, ये बात मैंने सॉल्व कर दी। और 2 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन 3 का तो होना ही तय है। तो ये 3 हुए तो ये हुआ, और एक चौथा आया तो भैया एक 5वां स्वतः आ गया, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को, राइट। सो गाइज, आपको मजा लेना चाहिए इस पेंडेमिक का कि ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है और इतना डिटेल सब कुछ समझने को मिल रहा है, और वो भी 1 to 1 मिल रहा है। और आपका डाउट आपके दिमाग में पैदा होने से पहले मेरे को पता है कि आप ऐसा सोच सकते हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनीवे, लाइक बनता है, यू मस्ट हिट अ लाइक बटन राइट नाउ, ओके। चलो जी, तो इतनी बात हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली, ये बात समझ ली, इतना टाइम दिया वो लाइक बटन दबाने के लिए, तो ये रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है जी। तो सर इस रिजल्ट का हम एप्लीकेशन करेंगे, बट उससे पहले, इनके एप्लीकेशन तक जाने के पहले, इन रिजल्ट्स का एप्लीकेशन करने के पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट और है जिसको हमें करना पड़ेगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करते हैं, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ ना, एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम उस एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहां तक तब पहुंचेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। So let's see, I'm putting one question in front of you. Look at this here. यहाँ पे a body, सवाल है, a body travel for n seconds. A body travel for n seconds with constant acceleration. A body travel for n seconds with constant acceleration starting from
acceleration, right? Its initial velocity, its initial velocity is u. ये given है. A body travel for n seconds with constant acceleration. Just I will take hardly 10 seconds dear इसको रब करने में. लो भाई ये रब हो गया और अब मैं यहां से ये कलर चूज करूं और ये पेन को बदल दूं. यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन A. A body travel for n seconds with constant acceleration A. Its initial velocity is u given. Then find how much it traveled in its last second. अपने लास्ट सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, ये एक सवाल है. A body travel for n seconds तक चल रही है with constant acceleration A और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. Then find how much it traveled in its last second. मतलब n सेकेंड्स का जो लास्ट सेकंड है, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड तक आप दौड़े तो 5 सेकंड का लास्ट सेकंड कौन होगा, 5वां सेकंड. उसके पहले के सेकंड्स कितने हो गए, 4 सेकंड्स. आखिरी कौन हुआ, 5वां सेकंड. तो 5वें सेकंड में आपने कितना ट्रेवल किया. कुछ इस तरीके का सवाल है. जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा था तो आप में से किसी एक के बारे में मेरे दिमाग में आया कि हो सकता कोई कहेगा सर ये कैसे हो सकता है कि कोई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यू कैसे हो सकती है. हाउ इट कैन बी, कोई भी बॉडी होगी तो. ये सही बात है, डाउट तो डाउट है. तो मैं इस बात को चाहता हूं कि आप समझ लें. राइट, लुक एट दिस हियर. आई एम टेकिंग अ स्ट्रेट लाइन हियर गाइस. सपोज कर लो u0 यहाँ पे था, ये बॉडी यहां से चलना स्टार्ट की, चलते 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 यहां पहुंच गई. यहां आते आते उसकी वेलोसिटी 0 नहीं, अब कुछ हो गया. लेट सपोज x मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पे x मीटर पर सेकंड हो गया. और हमने क्या किया, यहां से देखना स्टार्ट किया. हमें इसके पीछे की स्टोरी नहीं मालूम है, हमें यहां से पीछे क्या हुआ हमें मतलब हम तो यहां से देखना स्टार्ट किया. तो ये u0 था, यहां स्टार्ट हुआ. टाइम कुछ होगा उस टाइम पे, लेट सपोज t इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे. अब जब आप इसको 2 कह रहे हो यानी कि आप इसको 0 मान रहे हो, इसको 2 कह रहे हो तो पता नहीं कि यहां तक 2 सेकंड आने में लगा. और सपोज कर लो ये t इज इक्वल टू 5 पे आ गई बॉडी और अब इसकी वेलोसिटी फाइनल हो गई और वो y हो गया. तो अगर आप सपोज कर लो आप यहां से देखना स्टार्ट करते हो तो आप t इज इक्वल टू 2 मानोगे या 0 मानोगे उसको. ऑब्वियसली t इज इक्वल टू 0 मानोगे. तो आपने अगर यहां से ऑब्जर्वर ये है तो इसके लिए t क्या हो जाएगा 0 और इसके लिए t क्या हो जाएगा 3. अगर ऑब्जर्वर यहां बैठा है, ऑब्जर्वर यहां है तो इसके लिए ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, ये 5 हो गया. और अगर यहां ऑब्जर्वर है तो इसके लिए ये t 0 हो गया, ये t क्या हो गया 3 हो गया. तो जब इस ऑब्जर्वर के लिए 0 और ये 3 है तो इस ऑब्जर्वर के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 नहीं x. कैसे आया वो उस चक्कर में नहीं पड़ा हुआ. ये बात समझ में आ गई कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन का स्टार्टिंग टाइम हमारा 0 है और बाद वाला टाइम फाइनल टाइम है और ये इनिशियल और ये फाइनल है. ये बात मैंने समझा दी. अब मुझे नहीं लगता है कि आपका ये वाला डाउट बचना चाहिए. क्लियर हो गया पॉइंट, ये डाउट नहीं बचना चाहिए. ये अगर डाउट रह जाता आपका तो आप आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन में अटक जाते. तो मैंने इसलिए इसको फ्रेम करके छोड़ा बेटा. राइट, इसको मिटाया नहीं है, इसको बहुत इज्जत देके यहाँ रखा है ताकि आप समझ सकें इस बात को. राइट, नाउ लुक एट दिस हियर. सो ये सवाल था हमारा. ठीक है जी. तो हम लोगों ने तो यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूला को लगाते हैं. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम n सेकेंड्स दे रखा है और एक्सेलरेशन a दे रखा है. तो s निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं. बिल्कुल. अब जरा ध्यान से देखो. तो वी नो दैट, राइट, we know that सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा हम लोग इसका, इस क्वेश्चन का. we know that s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है, टाइम इंटरवल है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट है. और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. चलो यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लिख दिया.
बॉडी ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फॉर n सेकेंड्स, ऐसे लिख दिया। चलो सो अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे t की जगह n लिखा हुआ है और एस, तो हम ऐसा करते हैं कि एस निकालते हैं, यानी कि अब एक नोटेशन यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूला में। हम कहते एस एन मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स, ये नोटेशन यूज कर लेते हैं एस एन। और एस एन माइनस वन को ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड लिखूं या सेकेंड्स लिखूं, पूछा मैंने आपसे। सेकेंड लिखूं या सेकेंड्स लिखूं, जो भी जवाब है आपके दिमाग में, अगर आपने सही सोचा है तो मुस्कुराइएगा, सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड्स, तो यहां नीचे n लिखा हुआ है, मतलब ये n सेकेंड्स हो गया, n माइनस वन लिखा है तो n माइनस वन सेकेंड्स हो गया। एक नोटेशन अब ऐसे लिखा एस एन टी एच, ऊपर एस ऊपर n लिख दिया गया। टी एच लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब हुआ ऐसे लिखना चाहिए टी एच, वरना कोई एस का पावर n समझ लेगा तो और गड़बड़ हो जाएगी। सो चलो भैया लिखेंगे हम लोग एस एन एफ, यानी कि हम इस नोटेशन को काट देते हैं, चलो इसको नहीं लेंगे हम। सो एस एन एफ इज इक्वल टू, इसको बोला, इसका मतलब ये निकालना है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन, अब बताओ n सेकेंड्स हो गया, n माइनस वन सेकेंड्स हो गया, तो ये nth लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, आपने बोला ना कि 5 सेकंड तक कोई ट्रेवल किया, तो पहला 4 सेकंड और फिर पहले 4 सेकंड में जो ट्रेवल किया और पूरे 5 सेकंड में जो ट्रेवल किया, जरा ध्यान से इस एग्जांपल पे देख समझना। सपोज करो एक बॉडी 0 से स्टार्ट हुई और 5 सेकंड तक चली कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और आपसे किसी ने बोला 5वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो बड़ा सिंपल लॉजिक नहीं है, 5 सेकंड में उसने कितना, 5 सेकंड्स में कितना ट्रेवल किया वो निकाल लेते हैं, 4 सेकंड्स में कितना ट्रेवल किया निकाल लेते हैं, तो फिर 5 सेकंड्स में से जो डिस्टेंस आया, उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो आया, उसमें 4 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे तो 5वां सेकंड का निकल के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसके लिए ये nth लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड। लो भाई हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमने ये नोटेशन मान लिया। और हमने बातों बातों में ये भी डिस्कस कर लिया कि सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे तो ये निकालने के लिए बोला गया। तो एक काम करते हैं, हमसे बोला कि nth सेकंड में बताओ, लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड में बताओ, तो एसएन निकाल लेते हैं, एसएन माइनस वन निकाल लेते हैं, और फिर ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सो लेट्स गो टू द अनदर पेज। लाइक वी नो दैट, अब ये मैंने अभी पीछे जो समझाया एग्जांपल, वी नो दैट उस एग्जांपल से एस nth अगर बोला गया निकालने के लिए, तो एस एन मतलब n सेकेंड्स में जो निकला, और फिर एस एन माइनस वन, इसको निकाल करके और इसको निकाल करके इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये nth आ जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, एक छोटी सी लाइन खींचते हैं, एक बंदा 0 से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 3 पे यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 4 पे वो 4 पे यहाँ पहुंचा, और t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ पहुंच गया। तो मैंने बोला अच्छा ये पहला सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां सेकंड हो गया। तो 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड का ये माइनस कर देंगे तो ये 5वां सेकंड का आएगा ना भाई, बस यही बात कही है मैंने। तो अब क्या करते हैं, एस एन एथ निकालते हैं, सो दैट इज इक्वल टू एस एन। एस एन क्या हुआ, n सेकेंड्स में, तो u t की जगह n रख देते हैं, t की जगह n रख देते हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट क्या है, u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। फिर माइनस u n माइनस 1/2 a n माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि लाइक दिस। तो ये रिजल्ट हमने ऐसे लिख दिया, ये दो रिजल्ट निकल दिए ऐसे दिस। अब इसको सॉल्व करता है बच्चा लोग, सो दिस इज un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब यहां पे पहले भी ब्रैकेट रख के फिर सॉल्व कर लेते हैं, un माइनस u प्लस 1/2 a, और इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ऐसे लिख के और फिर ये ब्रैकेट डाल दे। अब ये क्या बना, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un
माइनस यू, इसको खोल दिया पहले, 1/2 an², 1/2a, फिर मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस आ गया, हाफ a इंटू 2n, 2 कट जाएगा, an आ गया, राइट, ऐसे लिख दिए। अब ब्रैकेट हटाएंगे, सो un प्लस, और छोटा करके लिख सकता था बट मैं मौका नहीं देना चाहता हूं आप में से किसी को कि सर समझ में नहीं आया, ये मौका नहीं देना चाहता, तो माइनस un माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हाफ an², फिर माइनस हाफ a, और फिर प्लस an। किसको काटेंगे आप यहाँ पे, कौन कटने लायक है? सो दिस u, क्या काटेंगे भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दिस हाफ an² माइनस, यस ये कटेगा, कट गया जी, हाफ an² माइनस हाफ an²। और कुछ कटने लायक है क्या? इस u के बारे में सोचे जरा, ये कुछ कटने लायक है? आई डोंट थिंक सो। un प्लस हाफ an², या दैट्स करेक्ट, नथिंग कैन बी डन हियर। अब एक काम करते हैं, राइट, यस, ये un और ये un कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, तो अब बचा क्या हमारे पास? सो जो बच गया हमारे पास वो कुछ ये बचा, दैट इज u बचा, 1/2a बचा, और an बचा, ये बचा जी सब कटने के बाद। सो अगले स्टेप में क्या लिख दें, u, और इन दोनों में से एक कॉमन करना चाहते हैं और साइन प्लस रखना चाहते हैं, एक कॉमन कर लिया तो क्या लिखेंगे, n-1/2 लिख देते हैं। अब ये क्या बना जी, u, और दिस इज 2n-1, 2n-1/2, ऐसे लिख देते हैं, 2n-1/2, ये -1/2 है। तो अब इस रिजल्ट को कुछ ऐसे लिखें, SNth इज इक्वल टू u प्लस, इस 2 को ऐसे लिख दे, हाफ a 2n-1, ऐसे लिख दिया, और इसको प्रूव कर दिया जी हमने कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि इसमें n क्या है, व्हाट इज दिस n, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ सेकेंड्स, करेक्ट, यहाँ पे n नंबर ऑफ सेकेंड्स है, और यहाँ पे nth क्या है, दैट इज nth सेकेंड, कोई 1 सेकेंड, और a क्या है, पूरे जर्नी में n सेकेंड में n सेकेंड्स के बीच का कांस्टेंट एक्सेलरेशन। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। यस बेटा, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ा दिया। यहां मैं क्या कह रहा था कि हमें एक फॉर्मूला और करना है, कह रहा था ना मैं, राइट, लेकिन मैंने फॉर्मूला नहीं कराया आपको, मैंने क्वेश्चंस कराए। सच्चाई ये है कि मैंने ये क्वेश्चन तो पढ़ाया ही, साथ में जो मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कराना था वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने करा दिया। यही वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं चाहता हूं कि आप याद रखो, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, a very important equation for you. This will help you to solve lot of questions, right? तो ये हमारे किट में अब डेवलप होकर के आ गया। So now this is equation number, this is 8 and this is number 9. तो ये हमारे पास 9th फॉर्मेट आ गया। This is equation number 9. ये हमारे पास रिजल्ट हुआ। तो मैं आपको ये चाहूंगा कि ये 9th रिजल्ट जो है यहाँ पे अब लिख रहा हूं, that SNth is equal to u plus half a twice of n। ध्यान रखना बेटा, यहाँ nth मत लिख देना, 2n-1। ये कैसे आया ये प्रूव करके दिखा दिया। यहां तक आप बात समझ में आ गए? तो मैंने आपको इस आज के लेक्चर में सारे इक्वेशंस कैसे डिराइव हुए हैं वो निकाल के दिखाए और समझाए, और ये सब स्ट्रेट लाइन में हुआ। सब कैसे हुआ? स्ट्रेट लाइन में हुआ। अब अगर मान लो, जो बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन का केस ना हो, किसका केस ना हो? स्ट्रेट लाइन का ना हो। तो स्ट्रेट लाइन का ना हो तो फिर कहां से समस्या पैदा होगी, जरा देखते हैं। जब स्ट्रेट लाइन का केस नहीं होगा तो जो डेल्टा v है उसको v माइनस यू लिख सकते हैं आप? नहीं ना, आपको v वेक्टर माइनस यू वेक्टर लिखना पड़ेगा, और यहां भी एरो लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो जब ऐसे लगाएंगे तो आपका ये इक्वेशन टोटली बदल जाएगा। तो मैं आपको यहां बता दूं कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब आड़े तिरछा कैसे भी है, 2D है, 3D है, तो अब आप सब कुछ यहीं के बाद तो हुआ ना, इसी इक्वेशन के बाद से तो कहानी आगे बढ़ी, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा।
तो अब आप जरा देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा। ये बता इसलिए रहा हूं कि जब हम लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और आप वहां पे उफ तक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने सब समझा दिया है। तो बहुत ध्यान से समझिए। राइट, लुक एट दिस हियर। तो ये मैंने सारे डाउट कर दिया कि राइट, इन केस ऑफ मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन और 3D, मतलब मोशन इन प्लेन और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी ऐसा अगर हो गया, ओके। तो बात क्या है देन, पहला बेसिक पॉइंट, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। फिर इसका फॉर्मेट आप बदल के क्या लिख दोगे, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टाइम। कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। फिर तीसरा, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर अपॉन 2 इंटू टाइम। यस। फिर अब आप लिखोगे एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वेक्टर एंड टी स्क्वायर। ठीक है जी, सब वेक्टर फॉर्म में। कैसे डिराइव हुआ बस बेसिक रखना है, डेरिवेशन का तरीका सेम होगा, वहीं पे बात रख देनी है, यू के जगह यू वेक्टर, वी के जगह वी वेक्टर, ऐसा रखना होगा। समझ गए। फिर थोड़ा ऑर्डर बदल के आपको ये बता रहा हूं, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। यस। और फिर ये वाला रिजल्ट, एस इज इक्वल टू लाइक वी स्क्वायर जो था उसको वेक्टर वी स्क्वायर, यू स्क्वायर वेक्टर यू स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पे एक बात लिखी जा रही है जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको कहते हैं ए डॉट एस। हो सकता है आपके स्कूल में वेक्टर पढ़ाया गया, डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया हो, तो अब यहाँ समझ लेना, इसको हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपको सर ने बताया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड एस वेक्टर, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। देख के घबराने की बात नहीं है, सब बिल्कुल एक रिजल्ट पे। मैं आपको ये वाला रिजल्ट ले लो या ये वाला रिजल्ट हो, ये तो आपको पता है यहीं से ये आया है, और इसी वे जगह पे ना, यहां से आप वी वेक्टर की जगह क्या लिख दो, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट टी, और फिर ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप ये निकाला जा सकता है। अब इनका इस्तेमाल अगर स्ट्रेट लाइन का केस नहीं है, 2D और 3D, उसमें कैसे इस्तेमाल होएगा, तो इसको तरीके से इस्तेमाल करने के लिए वेक्टर जब पढ़ लेंगे तो ये बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। बट बच्चों, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने इक्वेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने सिर्फ उसको स्ट्रेट लाइन में नहीं छोड़ा, मैंने देखो इसको 2D 3D में भी होगा तो उसको कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इक्वेशंस लिखे हैं, ये तो आप सब समझ ही गए होंगे। मैं इन इक्वेशन से आपको दो तीन बात और इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। ठीक है, ये इन इक्वेशंस को इंटरप्रेट करके दिखाना चाहूंगा कि देखो ये मतलब ही निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आप इसको इस्तेमाल कर पाए तो बहुत बहादुरी की बात है। तो वहां पे मैं आपको ये लेके चल रहा हूं और वहां ये बता रहा हूं। ठीक है जी, जरा गौर से देखिए। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस पेज पे हम लोग यहां आगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। पहली बात कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, v is equal to u plus at, s is equal to u plus v by 2 into t, s is equal to ut plus half at square, समझना है बहुत अच्छे से, ut plus half at square। जब अगला लेक्चर होएगा तो आप मेरे साथ वहां पे ये नहीं कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। वो एफर्ट्स मैं यही कर रहा हूं आपके लिए, वहां आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये उम्मीद करता हूं मैं, इसीलिए ये सब कुछ आपको बता रहा हूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिस, ये रिजल्ट है हमारे पास। और फिर एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, दैट्स ओके।
और क्या छूट रहा है, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और अभी हमने एक और पढ़ा है एस एन एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ये सब एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर अभी रखा है, इन सब में एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबसे पहले बात ये डिस्कस करनी है कि सपोज कर लो ऐसा सवाल बना दिया जाए, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, आइडिया डिस्कस हो रहा है। सपोज कर लो एक बंदा यहां से, मैं इसको क्वेश्चन करके नहीं दिखा रहा हूं, आइडिया में समझा रहा हूं मैं आपको। सपोज करो एक बंदा यहां से स्टार्ट हुआ, 0 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी थी, टाइम 0 था, यहां पहुंचा, टी हो गया उसका कुछ, टी इज इक्वल टू t1 हो गया, और उसकी वेलोसिटी u हो गई। और इस बीच में कैसे वो, ऑब्वियसली 0 से u कैसे आएगा, एक्सेलरेट हुआ होगा, तो ये एक्सेलरेट हुआ, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया। क्या मान लिया, a1। और अब t1 के बाद वो यहां से a2 एक्सेलरेशन से चलना स्टार्ट किया, कितने एक्सेलरेशन से, a2 से, और a2 एक्सेलरेशन से t इज इक्वल टू t2 तक आया, और यहां पे उसकी वेलोसिटी v हो गई। 0 से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे, t1 तक आया, कौन से एक्सेलरेशन से, a1 से। इसके बीच में एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट क्या था, a1। और इसके बाद उसने गियर बदल के एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, और फिर यहां से यहां आ गया। अब सवाल ये है कि क्या हम इनमें से कोई ऐसा फॉर्मूला है जो यहां से लेके यहां तक के लिए इकट्ठे इस्तेमाल हो सकता है? कैन वी राइट एनी ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम हियर टू हियर डायरेक्टली? इस बीच में एक्सेलरेशन a1 और इस बीच में एक्सेलरेशन a2, तो कैन वी राइट? क्या हम, अगर हमसे कोई पूछे कि फाइंड डिस्टेंस, लाइक इसी क्वेश्चन में फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 से फाइंड, अगर ये सवाल पूछ दिया फाइंड डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t2, क्या करेंगे आप? तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते आप, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इस बीच में फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस बीच में कांस्टेंट है, और इस बीच में फॉर्मूला लग सकता है, हाँ, क्योंकि इस बीच में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, आइडिया इज दैट कि पहले इस काम के लिए हम पहले इस u को निकालते हैं। तो आपके तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? तो आप कहोगे पहले मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसको फर्स्ट पार्ट कह दिया, फर्स्ट पार्ट, और इसको कह दिया सेकेंड पार्ट। तो आपने फर्स्ट पार्ट पे चले गए, फर्स्ट पार्ट पे चले गए, तो आप यहां लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओगे, 1 लगाया आपने। तो इसको यूज करने जाओगे तो आप क्या कहोगे, v की जगह पे क्या आ गया, u, और इसके u की जगह पे कौन आ गया, 0। अगर आपको ये ना समझ में आया ना, तो ये एक बार में अगर ना समझ में आया तो बार बार आपको देखना चाहिए इस चीज को, है ना, रिपीट करके देखना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में v के जगह पे हमने क्या लिखा, क्योंकि भाई इतने टाइम के लिए ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ 0 रख दिया। और इस बीच में एक्सेलरेशन कितना, a1, और इस बीच में टाइम कितना लगा, t1 माइनस 0, दैट इज t1। तो u इज इक्वल टू a1 t1 आ गया, आपने यहाँ की वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है। और अब आपको यहां से यहां के बीच में क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो आप कह दो ऐसे निकाल लेंगे कोई भी तरीके से, s इज इक्वल टू u की जगह पे 0, 1/2, a की जगह पे a1, टाइम लगा t1, ऐसे निकालो। आप बोलो ये s1 हो गया, ये निकाल सकते हैं ना आप? अरे हाँ या ना, दैट्स करेक्ट, ये मेथड मिल गया हमारे को। अब हमको ये s2 चाहिए, लेकिन यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, यहाँ की फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस, और ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड v ऑल्सो, मतलब वेलोसिटी भी पूछो, v भी निकाल, फाइंड v भी करना है आपको। तो अब इस बीच की बात करें तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे कैसे लगाएंगे भाई, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे v हो गया, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, u, और यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, at, और इसके बीच में टाइम कितना हुआ, तो यू विल राइट t2 माइनस t1, ये इनके बीच का टाइम हो गया। इज दैट ओके नाउ? इतनी बात समझ में आ गई? यस। और अब क्या करोगे, आपको ये v निकालना था, ये u आपको पता है a1 t1 है, तो दिस v इज इक्वल टू क्या हो गया, a1 t1, और ये क्या हुआ, a2 t2
और फिर माइनस A2T1। तो अब आप यहां क्या कर सकते हो भाई, इसी फॉर्म में छोड़ दो, वेलोसिटी तो निकल गया आप, और S2 निकालना चाहते हो तो S2 कैसे करोगे आप, तो बोलो यार ये वाला के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो ये रहा ना, और इस बीच में एक्सेलरेशन कितना है A2, तो आप ऐसे लिखो T2 माइनस T1, भाई U था और इसके बीच का टाइम क्या था T2 माइनस T1 प्लस 1/2 और व्हाट एक्सेलरेशन A2, और टाइम क्या लिखोगे T2 माइनस T1 और होल स्क्वायर। लो भाई ऐसे निकाल दो। अब S1 मालूम हो गया, S2 मालूम हो गया, सॉल्व कर दो। S1 प्लस S2 क्या आ गया, हाफ A1T1 स्क्वायर प्लस U की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A1T1 लिख लीजिए। सो A1T1 और फिर T2 माइनस T1 और फिर 1/2 A2 और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। बेटा ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, समझ गए ये कैसे लिखा गया, इज दैट ओके नाउ। तो ये तो आप समझ गए। तो आपने चॉइस ऑफ फार्मूला कुछ ऐसे लिया, चॉइस ऑफ फार्मूला कुछ ऐसे लिया कि आपका ये रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा था कह रहा था मैं, तो आपने ये तो रिजल्ट कर लिया, बट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से सोचे तो दूसरा इंक लेके चलते हैं। हमसे क्या पूछा गया था, वेलोसिटी निकालो और टोटल डिस्टेंस निकालो। तो ये कुछ लंबा नहीं लग रहा है कि ये बड़ा लंबा जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। दे क्या रखा है, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, क्या दे, अब अभी तो मैंने इसको A1 बता दिया, ये T1 बता दिया, T2 बता दिया, बोला भाई S नहीं दे रखा वो निकाल के लाओ, A2 दे रखा है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ये वाली वेलोसिटी निकाल चुके, जरा ये देखना, ये वेलोसिटी निकाल चुके आप, दिस वेलोसिटी यू हैव फाउंड और दिस वेलोसिटी यू हैव फाउंड, निकाल दिया ना आपने। तो आप ये जो S1 और S2 जो ये किया गया, आप चाहे तो ये स्टेप अवॉइड करके सीधा आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे, इसके बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, हाँ, तो ये फॉर्मूला भी लग सकता है, यस। तो S1 को आप ऐसे लिख दो, क्या U0 एंड इसके लिए इनिशियल 0 है और फाइनल क्या है U, और U कितना A1T1 बाई 2 और टाइम कितना लगा T1। तो ये सीधा सीधा क्या आ गया, हाफ A1T1 स्क्वायर, ये S1 आ गया और S2 निकालना है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है A1T1 और उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने ये निकाल रखी है। सो दिस इज A1T1 A2T2 और माइनस A2T1, ये U प्लस V हो गया, U हो गया और ये V हो गया, अपॉन 2 कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। एक दूसरा कलर लेकर के जानबूझ करके लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, T2 माइनस T1। वाई T2 माइनस T1, क्योंकि आपको ये बीच का इंटरवल है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया, बार बार देखना इस बात को, मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से। S1 निकालने के लिए आप ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तो जब हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे तो ये मतलब सर मेरा मेथड डिफरेंट है, मेरा फलाना डिफरेंट है, अरे भैया आप प्रोसीजर जो भी लगा रहे हो लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए, कॉन्सेप्ट की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, व्हाट वाज, क्या मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा पर्पस था, नहीं, मेरा पर्पस ये था कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच में आप देख रहे हो कि अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो इस फॉर्मूले के लिमिटेशन क्या है कि ये कहाँ अप्लाई हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इंटरवल में। तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, और जो इसकी लिमिटेशन थी उसको इस्तेमाल करते हुए क्या किया, इसका फाइनल इसका इनिशियल हो जाएगा, बस इस बात को यूज कर लिया, यहाँ से डाटा निकाल लिया, फिर इसके लिए इस्तेमाल कर लिया। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड ओवर हियर। ये पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई डिस्कस विथ यू। बार बार देखना, 2 बार 3 बार इसको देखना, अगर ना समझ में आए तो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे किया गया है। अब अलग बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने रिजल्ट लेके दिखा दिया। अब मैं अगले पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ और आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यस, लुक एट दिस हियर, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जरा आप ये गौर करिए कि ये क्या लिखा हुआ है। आपने बोला V इज इक्वल टू U प्लस AT, लिखा हुआ है ना, करेक्ट। अब अगर मैं ऐसे कर लूं, मान लेता हूं कि T इज इक्वल टू 1 रख देता हूं, इफ आपको मालूम है दिस T इज डेल्टा T, दिस T implies what, we know that WKT, that is we know that this T क्या है, डेल्टा T है, चेंज इन टाइम है। सो इफ
दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब बीच का इंटरवल 1 सेकेंड है, तो ये फॉर्मूला का लुक क्या बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए होगा। अरे हाँ या ना, अगर मैं इस t को 1 रख दूं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी मैं 1 सेकेंड बाद पूछूं, v पूछूं, तो यहाँ t1 रख दूंगा, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, u प्लस ए आएगा। क्या सीखा आपने, आपने ये देखा कि अगर कभी भी आपको किसी भी जगह पे यानी कि किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी पता है, लेट सपोज u, और वो बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस ए होगा। t इज इक्वल टू, जरा मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। अब अगर मैं जरा गौर से देखो, इफ डेल्टा t को मैं 2 रख दूं, ये रिजल्ट क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 2a आएगा। तो क्या u प्लस 2a को u प्लस ए लिख दें, और सपोज कर लो t इज इक्वल टू 1 और इसको हम v1 कर देते हैं और इसको v को v2 कह देते हैं, तो ये v2 क्या आ गया बेटा, u प्लस ए तो v1 हो गया और प्लस ए हो गया। सिर्फ इतने में मैं कोई बात सिखाना चाह रहा हूँ। एक और छोटा सा पार्ट कर देते हैं। इफ डेल्टा t इज इक्वल टू 3, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप भूलोगे तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पे इन सबको इस्तेमाल करूंगा और आप कहोगे कि सर याद नहीं है, तो आप मेरे से डांट सुनोगे बच्चे, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 3, राइट, तो अब आप क्या लिखोगे, सो दिस v3 इज इक्वल टू u प्लस 3a, मतलब 3 सेकंड बाद पूछे, ओब्वियसली 1 सेकंड बाद पूछेंगे तो वेलोसिटी v1, 2 सेकंड बाद तो v2, 3 सेकंड बाद v3, ऐसे समझा रहा हूं मैं। अभी इसको क्या लिख सकते हो आप, u प्लस 2a प्लस ए लिख सकते हो, और u प्लस 2a को आप v2 लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, क्या कि देखो, अगर t इज इक्वल टू 0 पे या किसी भी टाइम पे आपकी वेलोसिटी u थी, तो उसके 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हुआ, तो जितनी थी उसमें a प्लस कर दो, करेक्ट। 2 सेकंड बाद अगर पूछा जाए तो आप u, और 2 सेकंड बाद जाए तो 2a कर दो, 2 सेकंड बाद जाए तो u प्लस 2a सीधा, बोले सर ये तो फॉर्मूला ही हो गया। हाँ, लेकिन देखो आप कि अगर मैं यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, मुझे बानी समझना है, ये जो मैंने पढ़ाया यह क्या है। सपोज करो एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, इस जगह पे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकंड। फिर ये 1 सेकंड का टाइम हो गया, फिर अगले 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 9 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 11 मीटर पर सेकंड, होएगा ना। तो हर 1 सेकंड में कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। तो अगर किसी भी सेकंड पे सपोज करो ये भी 1 सेकंड है, ये इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ये 1 सेकंड का टाइम है, ये भी 1 सेकंड का टाइम है बेटा, 1 सेकंड का टाइम है, और ये भी 1 सेकंड का है। तो अगर इस 1 सेकंड के स्टार्ट होने पे 9 था, तो 1 सेकंड के बाद क्या हुआ, 11। अगर इस 1 सेकंड के स्टार्ट पे 7 था, तो यहाँ क्या हो गया, 9। यानी कि कितना चेंज हुआ, ए से चेंज हुआ। यानी कि velocity of a particle changes by a in 1 second. So in 2 seconds 2a, in 3 seconds 3a, in 4 seconds 4a. That's okay. So इसका मतलब ये बहुत, यानी कि एक बच्चे से सीधा सवाल पूछा गया, कुछ जबानी सॉल्व करने के लिए। एक बॉडी है जी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसकी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि 5वें सेकंड पे जो वेलोसिटी थी t इज इक्वल टू 5 पे और t इज इक्वल टू 9 पे, t इज इक्वल टू 5 पे और t इज इक्वल टू 9 पे, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड का। तो मैं पूछ रहा हूं कि 5वें सेकंड पे जो वेलोसिटी थी और 9वें सेकंड पे जो वेलोसिटी थी, उसमें चेंज कितने का होगा, तो कितना का डिफरेंस है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का मतलब 4a का चेंज हो गया, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 का चेंज हो गया। अब देखो सीधा कोई बन जाए, ये 10 है, ये 5 सेकंड लिखा गया है, 5 इंटू 2 10, यानी कि 10 प्लस 10 20, ये 9 है, तो भैया यहाँ 4 है, 10 यहाँ 20 हो चुका है, तो 20, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 20 यहाँ का है, यहाँ का 20 है, और इसमें टाइम कितना है, 4 सेकंड, तो 2 इंटू 4 8 जोड़ दिया, यानी कि 28। जबानी सॉल्व करने, तो यहाँ सीखना ये है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस पर सेकेंड बाई ए मीटर पर सेकेंड। बोलो सर ये तो एक्सेलरेशन था, हाँ, बट एक में टी मल्टीप्लाई कर दिया,
यहां पे देखो ना, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय a मीटर पर सेकेंड, a मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, a मीटर पर सेकेंड करोगे तो क्या हो गया, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ गया ना। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको एक दूसरा, ये पॉइंट समझ गए तो अब जो बात सीखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है अदर कॉन्सेप्ट, थर्ड वन। अभी हमने पीछे ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, थर्ड वन को पढ़ो। अब जो ये हमने पढ़ाया है इसका एडवांटेज हम इधर उठाएंगे। सो लेट्स सी हियर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पता है आपको? यस, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, पता है कि टी डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी 1 रख दिया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, u 1/2 a, टी को 1 रख दिया तो यही रिजल्ट आएगा। इसको S1 मान लिया, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस हाफ a आ गया। ओके, अब अगर मैं डेल्टा टी को 2 रख दूं, 2 सेकेंड रख दूं, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, S2 इज इक्वल टू u इंटू 2 प्लस 1/2 और इंटू a इंटू 4, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 2u प्लस 2a। ये S2 आ गया जी, ठीक बात है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको S2 रख देता हूं और इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, u प्लस a/2 निकाल दिया बाहर, u प्लस a/2, इसका a/2 बाहर निकाल दिया, फिर एक यहाँ u बचा, हाँ, और फिर एक यहाँ a बच गया, और फिर यहाँ a/2। जरा देखो ऐसे लिख दिया मैंने तोड़ के इसको, ये a/2 और a/2 क्या मिलकर बनेगा, a, और ये क्या बन गया, 2 हो गया। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट? यस। और इसको क्या लिख दिया मैंने, S1 लिख देता हूँ। ओके, फिर ये क्या हो गया, u प्लस a, और फिर प्लस क्या है, a/2 लिख सकता हूँ ऐसे, ये S2 हो गया। समझना है ध्यान से, डेल्टा टी 2 रखा, S2 ये आ गया, यानी कि 2 सेकंड में ट्रेवल किया और डिस्टेंस ये आ गया। अब मैंने इसको थोड़ा ब्रेकअप कर दिया, u ऐसे लिख दिया और एक a/2 बना दिया, फिर यहाँ a बना दिया और a/2, ऐसे जानबूझ के किया। और अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, व्हाट आई मीन टू से दैट, कि ये जो हमारे पास है रिजल्ट, इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आया जो S1 लिख सकता हूँ, और इसको u प्लस a/2 ऐसे ब्रैकेट में डाल कर। अब ये S2 में से S1 माइनस करो बेटा, यानी कि 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से पहले सेकंड का डिस्टेंस घटा दिया, तो आया क्या, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस आया, वो क्या आया, u प्लस a, लेट मी यूज दिस पर्टिकुलर इंक, u प्लस a प्लस a/2। अब यहाँ पे u प्लस a क्या है, व्हाट इज u प्लस a, जरा गौर से देखना। बॉडी यहां से स्टार्ट की u से, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस a। अरे अगर ये 1 सेकंड है तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस a। तो अब जरा गौर से देखो कि इस पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, u प्लस, और ये बॉडी कैसे जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। कैसा एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। तो 1 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, दिखाया u प्लस जो एक्सेलरेशन होता है a/2, ठीक है। और फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किया उसने, अगले 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड है, तो अगले 1 सेकंड के स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी u प्लस a हो जाएगा। अरे यही आपने पढ़ा ना, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय a मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो अगर यहाँ पे u है तो 1 सेकंड बाद u प्लस a होगा, और अगले इस 1 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया भाई, u प्लस a यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी थी, और उस पर क्या जोड़ दिया, a/2 जोड़ दिया, u प्लस a/2 जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया, दूसरे सेकंड का डिस्टेंस आया, हाँ या ना, यस। अब यहाँ की वेलोसिटी बताओ, अगर ये u है, यहाँ u प्लस है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस 2a होगा। तो अब अंदाजा लगाओ कि अगले 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, अगर ये सवाल है तो अगले 1 सेकंड में, तो आप क्या जवाब दोगे। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, u प्लस 2a प्लस a/2 होना चाहिए, यानी इट शुड बी u प्लस 2a प्लस a/2 होना चाहिए, यस। यानी कि ये किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ये S3 माइनस S2 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अरे हाँ या ना, ये गेस कर लिया कि नहीं कर लिया आपने, बिना सॉल्व किए गेस किया आपने,
तुम कहोगे सर केस तो कर लिया बट पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, तो कर लेते हैं। जरा S3 निकालते हैं, डेल्टा टी को 3 निकालते हैं, डेल्टा टी को 3 रखते हैं, तो S3 कितना है, u इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू ए और 3 का स्क्वायर 9। क्या आ गया बेटा ये 3u प्लस 9a/2, 9a/2। अब यहां था 2u प्लस 2a, तो एक काम करते हैं, इसमें से 2u यहां रख दिया, एक बच गया u, और ये 9a/2 मतलब 4.5a, और 4.5a में से मैं 2a निकाल लिया बाहर, तो बचा कितना 2a। अब क्या बचा 2.5a बचा, 2.5a का मतलब क्या हुआ 5/2a, लिख सकता हूं ऐसे। अब देखो भाई इनको जोड़ोगे तो यही आएगा, ऐसे लिख दिया। अब 2u प्लस 2a यानी कि जो ये और ये है इनको एक साथ लिख दो, 2u प्लस 2a लिख दिया। हाँ जी, ऑलराइट, 2u प्लस 2a यहां रख दिया। अब बचा क्या है यहाँ पे हमारे पास 2u प्लस 2a हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ बचा हमारे पास u और बचा 5a/2, 5a/2, 5a/2 में से 2a को एक साथ लिख देते हैं और फिर a/2 को अलग कर देते हैं, लिख दिया जी ऐसे। अब 2u प्लस 2a कितने के बराबर है, व्हाट इज 2u प्लस 2a, 2u प्लस 2a इज s2, तो इसके लिए जगह s2 लिख दिया, ओके। अब यहाँ लिखा u प्लस 2a और अब क्या लिखा a/2 लिख दिया, और ये है S3, तो S3 माइनस S2 करने पे क्या आया u प्लस 2a प्लस a/2, जहां पे u प्लस 2a क्या है कि भाई 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी u प्लस 2a, और फिर वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया u प्लस 2a प्लस a/2। ये कुछ मैसेज दे रहा है हमें, ये मैसेज ये दे रहा है कि अगर किसी बॉडी का कोई सेकंड मतलब कोई 1 सेकंड स्टार्ट होने पे के पहले सपोज कर लो वो कहीं भी ट्रेवल कर रहा है, मतलब इन नट सेल में तुमको बताऊं, सपोज कर लो कोई बॉडी इस पे जा रही है, कैसे भी जा रही है, यहाँ पे इस जगह पे आपको इसकी वेलोसिटी पता है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आपको पता है, और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यहाँ की वेलोसिटी 10 है, तो अगले 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, इन 1 सेकंड कितना ट्रेवल किया सवाल हो गया। तो भैया 5 का डिवाइडेड बाई 2 2.5 और ये 10 12.5 मीटर टन हो गया जी। अब यहां की वेलोसिटी कितनी हो गई 15 1 सेकंड बाद, और फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, सो 15 प्लस 5/2 दैट इज 17.5। फिर अब यहाँ की वेलोसिटी क्या हो गई, ये 10 था, 1 सेकंड बाद 15, और फिर यहाँ क्या हो गया 20, फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा वो, तो 20 है और 2.5 और जोड़ दो 22.5 मीटर। अरे बच्चा कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दुनिया के किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, ये चौधरी सर आपको पढ़ा रहे हैं, चौधरी सर स्पेशल है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू लुक एट दिस, अगर आप इस तरीके से मास्टर कर लो इस फॉर्मूले पे, किसी भी टाइम पे जहां भी है इनिशियल वेलोसिटी वहां का मालूम है, और उस बीच में एक्सेलरेशन आगे जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 हो गया। फिर उसके अगले 1 सेकंड में तो भाई u प्लस ए हो जाएगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी प्लस a/2, बस सीधा u प्लस ए प्लस a/2, फिर अगले 1 सेकंड बाद u प्लस 2a की वेलोसिटी प्लस a/2। इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को, मैं फिर कहूंगा इसको बार बार आप रिवाइज करोगे और देखोगे तब मजा आएगा आपको। इट्स अ वेरी वेरी वेल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैं आज की क्लास में मैंने बहुत कुछ आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। ऐसा बहुत कुछ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, मतलब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को जानना, उसको अप्लाई करने की ताकत डेवलप करना, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना। और अगर सिर्फ क्रैम करके पढ़ें और स्कूल के एग्जाम के क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आएगा क्या आंसर लिखे, तो भैया इसके लिए स्कूल की तैयारी करने वाली बात होगी। मैंने ये सब कुछ इसमें परोस दिया है, राइट। तो आप इन सब का ध्यान रखिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, और फिर अगली क्लास जब होगी तो हम अगली क्लास में मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये जो पार्ट है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर वर्टिकल लाइन में डेवलप करके, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन मोशन एंड वर्टिकल लाइन मोशन करके पढ़ेंगे। दोस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग। एक बात और कहूंगा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो आपने ये रिजल्ट हमें प्रूव करके दिखाया है, दिस रिजल्ट्स व्हाट यू हैव प्रूवन हियर, हमें तो स्कूल वालों ने इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन की मदद से दिखाया था, हम भी आपको वो करके दिखाएंगे, बट उसके लिए अभी हमें इंटीग्रेशन के कुछ लेक्चर्स पढ़ने हैं, ग्राफ के कुछ लेक्चर्स पढ़ने हैं,
इंटीग्रेशन और ग्राफ के लेक्चर्स जब पढ़ लेंगे तो हम आपको ये इंटीग्रेशन के मेथड से, ग्राफ के मेथड से और अच्छे तरीके से ये रिजल्ट आपको डिराइव करके दिखाएंगे। इज दैट ओके नाउ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग एवरी लेक्चर इन अ वेरी सीरियस मैनर। नोटबुक लेकर के बैठा करें और क्वेश्चंस नोटबुक लेके बैठा करें और समझा करें क्या बात हो रही है। लेक्चर जब खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया से अपने नोट्स बनाया करिए। अगर आपको लग जाए कि अब ठीक है मैंने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी मुझे कहीं कहीं पे दिक्कत है, तो जब आप पूरे वीडियो में जहां जहां दिक्कत आ रही है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेजिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अब कमेंट सेक्शन में जब आप लिखेंगे तो आपको रिप्लाई चला जाएगा, इफ यू आर नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको डाउट सॉल्व करके बता दीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। लाइक आपने कर दिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, खुद भी देखिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।